दोस्तों, आज आप सुनेंगे ली चाइल्ड के लिखे जैक रीचर सीरीज के नॉवल नेवर गो बैक का छठा भाग। अगर आपने इससे पहले के 5 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 50। रोमियो ने जूलियट को फोन मिलाया और कहा वो लोग अभी अभी वेस्ट हॉलीवुड में थे। उन्होंने बालडाची के कार्ड से एक पॉन शॉप से कुछ लिया और फिर लोजानो के कार्ड से एक बड़े महंगे होटल में खाना खाया है। लेकिन पॉन शॉप से उन्हें क्या चाहिए रहा होगा? जूलियट ने सवाल किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि वो वेस्ट हॉलीवुड में ऐसे टाइम पास कर रहे हैं जैसे वो वहां तफरी करने गए हों, जबकि अगर उनको कोई ज़रूरी काम वहां पर होता तो वो लोग ये नहीं कर रहे होते। मसलन मिस डेटन का पता ढूंढने का ही काम ले लो। मुझे लगता है वो उसका पता इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसे वो ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। लेकिन उनको वो पता मिला कैसे मिला ये अब ज़रूरी बात नहीं रह गई है। ज़रूरी ये पता लगाना है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। मुझे लगता है वो लोग वहाँ पर सिर्फ अंधेरा होने तक छिपे हुए थे, और अगर वाकई ऐसा है तो अब तक वो लोग उस घर की निगरानी रखने के लिए पहुँच गए होंगे। हमारे लोग फिलहाल उस घर के बाहर मौजूद नहीं हैं, तो उनको वापस बुलाओ। उनसे कहो कि मोहल्ले में जाकर ये पता लगाएं कि अगर सेना की कोई अच्छी टीम घर पर नज़र रख रही होती तो कहाँ से रखती। ऐसी कुछ जगहें वहाँ पर ज़रूर होंगी। सेना के फील्ड मैनुअल के हिसाब से नज़र रखने के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया जाना चाहिए जहाँ से सीधी नज़र निगरानी वाली जगह पर पड़े, और जो निगरानी वाली जगह से थोड़ी ऊंचाई पर हो, जैसे कि किसी खाली इमारत की ऊपरी मंजिल या पानी की टंकी या फिर कोई पार्किंग गैराज। अपने आदमियों से कहो कि ऐसी सारी जगहों की एक लिस्ट बनाएं और अलग अलग होकर उन सब की तलाशी लें। ऐसे में ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। हमें आज ही इस मामले को ख़त्म करना है। और वो जो पॉन शॉप वाली बात थी, वहाँ से हो सकता है उन्होंने बंदूक खरीदी हो। नहीं, उन्होंने बंदूक नहीं खरीदी है। एक तो बंदूक यूं हाथों हाथ नहीं मिलती, उसके लिए कुछ टाइम तक रुकना पड़ता है। कैलिफोर्निया का कानून ऐसा ही है। दूसरी बात, उन्होंने वहाँ पर सिर्फ $30 ही खर्च किए थे। हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो और बाकी उन्होंने कैश दे दिया हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो लोग खाने के लिए नहीं रुकते, कम से कम उसी इलाके में तो बिल्कुल नहीं। वो घबराए हुए होते और किसी दूसरी जगह जाना पसंद करते। इसलिए फिलहाल यही मानकर चलो कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। बढ़िया है, अगर वाकई ऐसा है तो ये अच्छा रहेगा। हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा, जूलियट ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ रीचर बराबर दूरबीन से उस घर पर नज़र रखे हुए था। टर्नर ने सार्जेंट लैच को फ़ोन करके उसका हालचाल पूछा और उसे पता चला कि सार्जेंट लैच कम से कम फिलहाल किसी मुसीबत में नहीं थी और ना ही उसकी दोस्त मार्गरेट वेगा को किसी तरह से परेशान किया गया था। 8 बजे तक कोई घटना नहीं हुई। ठीक 8 बजे दरवाज़ा खुला और वही लड़की घर से बाहर निकली। इस बार वो दूसरी दिशा में मुड़ी, पूर्व की बजाय पश्चिम में। गली में से कोई भी उसके पीछे नहीं गया। लड़की गली के आखिरी छोर पर पहुंचकर दाईं तरफ मुड़कर नज़रों से ओझल हो गई। तभी मोहल्ले के कोने से एक गाड़ी गली में दाखिल हुई। उसकी हेडलाइट दाएं बाएं घूम रही थी और वो तेजी से दौड़ती हुई गली में दाखिल हुई। हमर और वाइट गाड़ी के बगल से होते हुए गली के आखिरी में जो पार्किंग का स्पॉट था वहां जाकर वो रुक गई। फिर उसमें से 2 लोग बाहर निकले। वो दूर थे और सिर्फ चलते हुए सायों की तरह नजर आ रहे थे। उनको पहचानना मुश्किल था। बस इतना अंदाज़ा लग रहा था कि एक आदमी शायद दूसरे से ज़्यादा तगड़ा था। रीचर के दिमाग में एक सनसनाहट सी हुई और काफ़ी समय के बाद वो थोड़ा आगे की तरफ झुका, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली थीं। अध्याय 51। वो दोनों आदमी ठीक उस घर के आगे आकर रुक गए। फिर अपनी जगह पर ही धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेते हुए चारों तरफ घूम घूम कर हर दिशा का मुआयना करने लगे। ओह, ये लोग हमें ढूंढ रहे हैं, रीचर ने कहा। जब वो लोग आधे से ज़्यादा घूम चुके तब उनकी नज़र ऑफ रैंप के दाएं छोर पर पहली बार पड़ी। छोटे कान वाला उसे देखते ही सब कुछ समझ गया। उसने हाथ उठाकर उस रैंप को अपने साथी को दिखाया। ओह, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, रीचर फिर से बोला। टर्नर ने नक्शा चेक किया और बोली, जिस हिसाब से यहाँ की सड़कें बनी हुई हैं उसे देखते हुए वो लोग बहुत जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उन्हें पहले आम गलियों से होते हुए हॉलीवुड बाउल तक उतरना पड़ेगा और फिर हमारे पीछे 101 पर ही वो चढ़ पाएंगे। ये काफ़ी लंबा रास्ता होगा। तो ठीक है, फिर हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। रीचर ने दूरबीन को गाड़ी की सीट पर डाल दिया और फुर्ती से गाड़ी में बैठ गया। टर्नर के बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब वो मोहल्ले के उस हिस्से की तरफ जा रहे थे
जहाँ पर वो डाइनर था जहाँ उस बच्ची के होने की उम्मीद थी। वहाँ से 100 गज की दूरी पर ही उनको वो जगमगाता हुआ कोच डाइनर दिखाई दे गया और ठीक उसी वक्त वाइनलैंड को पार करते हुए डाइनर की तरफ बढ़ती हुई वो बच्ची भी दिखाई दी। डाइनर के गेट पर पहुंचकर वो बच्ची कुछ देर रुकी और उसने वहाँ खड़े उसी की उम्र के 2-4 बच्चों के साथ कुछ देर बातें की। फिर वो डाइनर के अंदर चली गई। मैं उस डाइनर के अंदर जाना चाहता हूँ, रीचर ने टर्नर से कहा। ठीक है, लेकिन कोई मिलना जुलना नहीं होगा, अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। यानी तुम उससे ना तो कोई कांटेक्ट करोगे और ना ही कोई बातचीत करोगे, सिर्फ दूर से उसे देखोगे। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी को कहीं ले जाकर छिपा देती हूँ और वहीं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए मुझे फ़ोन कर देना। रीचर गाड़ी से उतरकर डाइनर के भीतर दाखिल हो गया। ये आम डाइनरों जैसा ही एक साधारण सा डाइनर था। एक झुकी हुई कमर और सफ़ेद बालों वाला आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। करीब 40 साल की सुनहरे बालों वाली एक वेट्रेस बाईं तरफ के ग्राहकों को अटेंड कर रही थी और करीब 50 साल की गहरे भूरे बालों वाली एक वेट्रेस डाइनर के दाएं हिस्से वाले ग्राहकों को। इस समय यहाँ काफ़ी भीड़ थी और ये तीनों लोग काफ़ी बिजी नज़र आ रहे थे। वो लड़की काउंटर के बिल्कुल दाईं तरफ एक स्टूल पर इस तरह से बैठी हुई थी जैसे ये डाइनर ना होकर कोई बार हो। रीचर कुछ देर तक दरवाजे पर यह सोचता हुआ खड़ा रहा कि वो अब आगे क्या करे। सुनहरे बालों वाली वेट्रेस ने जब उसे ऐसे खड़े देखा तो वो थोड़ा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई। उसका स्वागत करने के लिए उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि उसकी ये कोशिश नाकाम रही। उसने रीचर के पास आकर कहा, जहाँ मर्जी हो बैठ जाओ, कोई ना कोई आपके पास जल्दी ही आएगा। रीचर दाईं तरफ मुड़ा और वहाँ बने बूथों में से एक में जाकर बैठ गया। रीचर ने पाया कि वो बच्ची उसे शीशे में से देख रही थी और वो भी बिना किसी झिझक के। जब रीचर ने उसकी तरफ देखा तब भी उसने अपनी नज़रें हटाने की कोई कोशिश नहीं की। तभी वो गहरे भूरे बालों वाली वेट्रेस मेन्यू लेकर उसके पास आई। उसके चेहरे पर भी दूसरी वाली की तरह एक फीकी सी मुस्कान थी। रीचर ने कॉफ़ी मंगवाई और उसे पीने में व्यस्त हो गया। तभी काउंटर के पीछे मौजूद आदमी एक प्लेट लेकर लड़की के पास आया। लड़की ने थोड़ी देर के लिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसे कुछ ऐसा कहा जिससे वो आदमी मुस्कुरा दिया। उस आदमी की यूनिफॉर्म पर जो पैबंद लगा था उस पर उसका नाम लिखा था आर्थर। आर्थर ने जवाब में कुछ कहा और इस बार लड़की मुस्कुराई। फिर वो अपने छुरी, कांटे, चम्मच और अपना नैपकिन और प्लेट लेकर स्टूल से फिसलकर सीधी खड़ी हुई और फुर्ती से रीचर के बूथ में आ गई। क्या मैं आपके साथ यहीं पर बैठ जाऊं? रीचर हैरानी से उसे देखता रह गया। अध्याय 52। लड़की बड़े ही आराम से अपना खाने का सामान टेबल पर रखकर उसके सामने जमकर बैठ गई। तुम मेरे साथ क्यों बैठना चाहती हो? रीचर ने उससे पूछा। क्यों ना बैठना चाहूं? तुम मुझे जानती नहीं हो। क्या तुम खतरनाक हो भी सकता हूँ। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि आर्थर काउंटर के नीचे एक कोल्ट पाइथन रखता है। जहाँ पर आप बैठे हैं उसके ठीक सामने ही। इसके अलावा एक गन दूसरे कोने में भी है। ये दोनों गन्स एकदम लोड रहती हैं। क्या तुम यहाँ अक्सर खाती हो? मैं तो लगभग 3 टाइम का खाना यहाँ खाती हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम मेरे साथ क्यों बैठना चाहती हो? मैंने आज आपकी गाड़ी को अपने आसपास 3 बार क्यों देखा? तीसरी बार कब देखा? एक्चुअली टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो वो पहली बार था। उस वक्त मैं वकील के ऑफिस में थी। क्यों? बस यूं ही, क्यूरियोसिटी के कारण। किस चीज़ की क्यूरियोसिटी? इस बात की क्यूरियोसिटी कि हमें क्यों कुछ गाड़ियां दिन में 3 बार दिखाई दे रही थीं। हमें मतलब किसे? मतलब हम लोग जो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आप ना ज़्यादा भोले मत बनिए मिस्टर। हमें पता है कि हमारे मोहल्ले में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा है, और सच बताऊं तो मैं जानना चाहती हूं कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि अगर मैं आपसे प्यार से पूछूंगी तो आप मुझे बता देंगे, क्योंकि आप भी उन लोगों में से एक हैं जो सारा दिन यहाँ गाड़ियों में रहकर जासूसी कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमें ये पता है कि आप लोग वकील के ऑफिस पर नज़र रख रहे हैं। हमें ये भी पता है कि आप लोग मेरी गली में भी जगह जगह तैनात हैं, और इसीलिए हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि हमारी गली में उस वकील का कोई ना कोई क्लाइंट रहता है और वो मिलकर कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम कर रहे हैं। तुम्हारी गली में कौन है उस वकील का क्लाइंट? रीचर ने पूछा। अब यही तो सबसे मेन सवाल है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोग अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए कैसी जगह चुनते हैं। हमें लगता है कि आप लोग अपने शिकार के नज़दीक तो रहना चाहेंगे, लेकिन उसके ठीक सामने अपनी गाड़ी पार्क नहीं करेंगे,
क्योंकि इससे तो उसे पता चल जाएगा कि आप उसी के पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में आप लोग अपने शिकार से कितनी दूर गाड़ी पार्क करेंगे, इस बात का अंदाज़ा हमें नहीं है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? मेरा नाम सैम है। सैम क्या? सैम डेटन। आपका नाम क्या है? तुम्हारी गली में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में बस इतना ही जानती हो? हमें नादान समझने की भूल मत कीजिए मिस्टर। हम जानते हैं कि आप लोग बड़े ही गुपचुप तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी पोल आपकी गाड़ियों ने खोल दी है। जिस तरह से आप उन गाड़ियों को कभी वकील के ऑफिस में और कभी हमारी गली में ला रहे हैं, उसी से हमें सब कुछ पता चल जा रहा है। तुमसे इस बारे में किसी ने कोई बातचीत नहीं की? मुझसे? वो भला मुझसे क्यों बात करेंगे? तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ कहा है? वो आजकल इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। वो आजकल बहुत टेंशन में है। किस चीज़ की टेंशन में? हर एक चीज़ से। और तुम्हारे पिता इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरे कोई पिता नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि वैसे कोई ना कोई तो होंगे ही, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है सैम, हम लोग कौन हैं? अरे और कौन होंगे? फेडरल एजेंट्स हैं ना। ये लॉस एंजलिस है, यहाँ पर हमेशा ड्रग्स, गन्स या पैसों का चक्कर लगा ही रहता है। वैसे आपने मुझे अपना नाम अभी तक नहीं बताया है। मेरा नाम रीचर है, जैक रीचर। ये कहकर रीचर उसके चेहरे पर आने वाले भावों को बहुत ध्यान से देखने लगा, लेकिन बच्ची पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कोई आहा मोमेंट नहीं हुआ, ना ही कोई OMG स्टाइल, और ना ही चेहरे पर किसी तरह का ऐसा असर दिखा जो कि इस नाम को सुनकर होना चाहिए था। ये बात साफ हो चुकी थी कि उसके लिए रीचर के नाम का कोई मतलब नहीं था। उसकी मौजूदगी में इस नाम को कभी नहीं लिया गया था। तो अब क्या आप मुझे बताएंगे मिस्टर रीचर कि असल में चल क्या रहा है? देखो बच्ची, फिलहाल तो यही चल रहा है कि तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, उसे खा लो। हाँ, यानी कि मेरा अंदाज़ा ठीक था। उस वकील और उसके क्लाइंट की वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है ना? हाँ, समझ लो कुछ कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर कोई 2 नंबर का धंधा नहीं हो रहा है। ये सब कुछ एक आदमी के कारण हो रहा है जो उनमें से किसी एक से मिलने आ सकता है, या फिर शायद दोनों से। ओहो, तो ये कोई तीसरी पार्टी है। यानी कि एक तरह से आप लोग जाल बिछा रहे हैं, उसके आने के इंतजार में हैं। क्या आप उसे हमारी गली में पकड़ोगे? अगर वाकई ऐसा होता है तो ये तो बड़ा ही मज़ेदार होगा। हाँ, अगर वकील के ऑफिस में ये काम हुआ तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। क्या आप ऐसा चुनाव कर सकते हो कि उसे कहाँ पर पकड़ना है? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ उसे मेरी गली में ही पकड़ना। वैसे भी यहाँ पकड़ना ज़्यादा सेफ रहेगा। उस छोटे से मॉल में तो वैसे भी बहुत लोग होते हैं। वैसे क्या वो आदमी बहुत खतरनाक है? ये बताओ सैम, क्या तुमने किसी ऐसे आदमी को आसपास देखा है? नहीं, बस आपके लोगों को ही देखा है। वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए दिन भर निगरानी करते हैं। और फिर आपके वो लोग भी हैं जो गाड़ी में अक्सर आते रहते हैं, जैसे वो सिल्वर मैलिबू वाला आदमी, वो बहुत ज़्यादा आता है कई बार। और फिर 2 लोग वो हैं जो किराए की गाड़ी में आते हैं, और एक आप दोनों हो जो रेंज रोवर में आते हो। लेकिन किसी खतरनाक से दिखते अकेले आदमी को तो मैंने नहीं देखा। ये किराए वाली गाड़ी में कौन 2 लोग आते हैं? अरे उनमें से ना एक का सिर बड़ा अजीब सा है, और हाँ, उसके कान कटे हुए हैं। पहले दूर से देखने पर तो मुझे लगा कि उसके कान छोटे छोटे हैं, पर फिर जब मैंने पास से देखा तो पता चला कि उनको काट कर छोटा किया गया है। देखने में वो किसी षटभुज की तरह से लगते हैं। मैंने आज ही दिन में उसे देखा था। उस वक्त वो मेरे घर के नज़दीक बने हुए फुटपाथ पर था। रीचर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, वैसे मुझे तुम्हें ज़्यादा कुछ बताने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो दोनों हमारे आदमी नहीं हैं। असल में ये भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो उसका एक हिस्सा है। इसलिए उन दोनों से दूर ही रहना और अपने दोस्तों को भी ये बात बता देना। ओह, ये तो बड़ी बोरिंग सी बात है। तभी रीचर का फ़ोन बजने लगा। ये टर्नर का फ़ोन था। उसने फ़ोन कॉल उठाया और दूसरी तरफ से टर्नर की तेज़ी से चलती सांसों की आवाज़ उसे सुनाई दी। रीचर को एक खटका सा हुआ। मैं वापस आ रही हूँ और तुम मुझे डाइनर के बाहर अभी मिलोगे। उसकी आवाज़ सुनकर रीचर को ऐसा लगा जैसे उसके साथ कुछ बुरी घटना हो गई है। उसने तुरंत फ़ोन काटा और सैम डेटन को बूथ में अकेला छोड़कर डाइनर से बाहर आ गया। 1 मिनट बाद ही उसे बाईं तरफ से आती 2 हेडलाइट्स दिखीं जो उसकी रेंज रोवर की ही थीं। अगले ही पल वो गाड़ी तेज़ स्पीड से चलते हुए उसके ठीक बगल में आकर रुकी। अंदर घुसते हुए उसने पूछा, क्या हुआ टर्नर? एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? मैंने एक आदमी को गोली मार दी है। अध्याय 53। तेजी से पश्चिम की तरफ गाड़ी बढ़ाते हुए टर्नर ने कहा, असल में मुझे लगा कि वकील का ऑफिस अब तक बंद हो चुका होगा, तो हो सकता है वहां पर निगरानी रखने वाले भी जा चुके हों।
इसीलिए मैं वहाँ चली गई ताकि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जान पाऊँ जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि वकील के उस ऑफिस में किस तरह के ताले और अलार्म लगे हुए हैं। फिर उसके बाद मैं मडहॉलैंड ड्राइव की तरफ चली गई, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से ही इच्छा थी कि मैं किसी फिल्मी फेडरल एजेंट की तरह वहाँ पर गाड़ी चलाऊं। लेकिन रास्ते में ही मुझे पता चला कि मेरा पीछा किया जा रहा है। ये उन्हीं डेंट वाली गाड़ी वाले लोगों में से एक आदमी था जो मेरे पीछे लगा हुआ था। मैंने रास्ते में एक एग्जिट पर अपनी गाड़ी रोकी और उसे खींचकर उसकी गाड़ी से बाहर निकाल लिया। उसके पास एक गन थी जो मैंने उससे 3/4 सेकंड में छीन ली। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक आवाज़ आई, खतरा खतरा, और फिर एक धमाका हुआ। और जब मैंने पलकें झपकाईं और उसके बाद जब आंखें खोलीं तो मैंने पाया कि मैं उसे सीधे दिल पर गोली मार चुकी थी। ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो भगवान को प्यारा हो चुका था। ओके, तो अब तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई है? रीचर ने पूछा। काउंसिलिंग के लिए महाराज। आप काउंसलिंग करते हैं ना? गधों जैसी बातें मत करो रीचर। मुझे लाश ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए, और क्या। अकेले मुझसे उठ नहीं रहा है वो। रीचर बस मुस्कुरा भर दिया। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचे जहां उस आदमी की गाड़ी और उसकी लाश पड़े हुए थे, तो नीचे उतरकर रीचर ने सबसे पहले उसकी गन अपने कब्जे में की, फिर उसका पर्स और सेलफोन। फिर वो उसके कोट के अगले हिस्से को पकड़कर उसे खींचते हुए पहाड़ी के किनारे तक ले गया। लाश को हाथ में लेकर वो 2 बार घूमा और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उसे अंधेरे में नीचे खाई में फेंक दिया। वो जानते थे कि 2-4 दिनों के भीतर वो लाश पुलिस को मिल जाने वाली थी, लेकिन जहां तक उनको उम्मीद थी उससे पहले ही उनका काम पूरा हो जाने वाला था और उस लाश के मिलने या ना मिलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। गाड़ी में बैठकर रीचर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। टर्नर ने ग्लॉक के हर एक हिस्से को अलग किया और चेक करके उसे वापस लगा दिया। फिर उसने उस आदमी का पर्स खोला। उसमें एक $20 के नोटों की मोटी गड्डी, कुछ मुट्ठी भर छोटे नोट और कई सारे क्रेडिट कार्ड उनको मिले। इसके अलावा एक नॉर्थ कैरोलिना का ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसके हिसाब से उस आदमी का नाम था जेसन केनेथ रिचर्ड। उसका फ़ोन भी ठीक वैसा ही सस्ता वाला था जैसा रीचर और टर्नर ने फार्मेसी से लिया था। ऐसा यूज़ एंड थ्रो फ़ोन जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता था। इस फ़ोन में सिर्फ 3 नंबर फीड किए हुए थे। पहले 2 नंबर पीट एल और रॉनी बी के नाम से थे, जो जाहिर था लोजानो और बाल्डाची के थे। तीसरे नंबर को श्रेगो के नाम से सेव किया गया था। कॉल हिस्ट्री में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं था। बाहर कोई कॉल नहीं की गई थी और फ़ोन में सिर्फ 3 कॉल आई हुई थीं। तीनों ही बार ये कॉल श्रेगो द्वारा की गई थी। ये देखकर टर्नर ने कहा, श्रेगो वो तगड़ा वाला बंदा होगा जिसके कान छोटे हैं। वही इस टीम का लीडर भी लगता है। रीचर ने जवाब दिया, अरे वो छोटे नहीं हैं, उनको काटा गया है। ये बात उस लड़की ने मुझे बताई। तुमने उस लड़की से बात की मेरे मना करने के बावजूद? अरे मैंने नहीं की, उसी ने डायनर में आकर मुझसे बात की थी। उसे लगता है कि हम लोग फेडरल एजेंट्स हैं। वो जानना चाहती थी कि उसकी गली में क्या हो रहा है। क्या उसे वाकई नहीं पता कि आखिर क्या चल रहा है? नहीं, उसे उस पैटर्नल सूट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो मेरा नाम तक नहीं जानती। जाहिर था कि उसकी माँ ने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसके बारे में उसने अपनी बेटी को नहीं बताया है। उस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि असल में वकील की क्लाइंट उसकी माँ ही है। उसे लगता है कि उनका कोई पड़ोसी उस वकील का क्लाइंट है। फिर रीचर ने जेब से अपना फ़ोन निकालकर एडमंड्स का नंबर मिलाया। वेस्ट कोस्ट में अभी 9 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि ईस्ट कोस्ट में इस टाइम आधी रात होगी। लेकिन वो जानता था कि एडमंड्स उसके फ़ोन का जवाब देगी। उधर से फ़ोन उठाए जाते ही रीचर ने कहा, पेन है? हाँ है, और पेपर भी है, बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप HRC से 2 और नामों का पता लगाएं। ये भी फोर्ट ब्रैग में मौजूद उसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लोग होंगे, लेकिन मुझे पक्की तरह से मालूम करना है। पहले आदमी का नाम है जेसन केनेथ रिचर्ड और दूसरा है श्रेगो। मुझे नहीं पता ये उसका पहला नाम है या फिर सरनेम है। इसकी खासियत ये है कि इसके कान कटे हुए हैं। कान? हाँ, कान मतलब वो चीज़ जो सिर के दोनों साइड में लगी होती है। उफ रीचर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने मेजर सुलिवन से आज शाम को बात की थी। सेक्रेटरी ऑफ आर्मी के ऑफिस से रॉड्रिग्स वाले केस को जल्दी निपटाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। ठीक है, आप उस केस को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा, रीचर ने कहा और फ़ोन काट दिया। तभी गाड़ी चलाते चलाते उसे जैसे कुछ याद आया। अरे सूजन, बिग डॉग के वकील का ऑफिस भी तो यहीं स्टूडियो सिटी में है, यहीं वेंचुरा बुलेवार्ड में। एफिडेविट में यही जगह का नाम दर्ज था, मुझे अभी अभी याद आया। और हो सकता है कि
कि उसके ऑफिस के ताले और सिक्योरिटी अलार्म भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ना हों? तो क्या कहती हो? ये एक बहुत बड़ा कदम होगा रीचर, और ऐसा करके हम कई कानून एक साथ तोड़ रहे होंगे। अच्छा ठीक है, कम से कम एक नज़र मार कर तो आ सकते हैं। टर्नर ने कोई जवाब नहीं दिया और रीचर ने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली। तभी एक फ़ोन बजा, और ये फ़ोन ना सूजन का था और ना ही रीचर का। ये फ़ोन रिचर्ड का था, जो गाड़ी की पिछली सीट में उसके खाली बटुए के बगल में रखा हुआ था। अध्याय 54। रीचर ने फुर्ती से फ़ोन उठाया और पाया कि उसमें कॉल करने वाले का नाम श्रेगो लिखा हुआ आ रहा था। उसने फ़ोन को कान पर लगाकर कहा, हेलो रिचर्ड? नहीं, मैं रिचर्ड नहीं हूँ। इस बार उधर से कोई जवाब नहीं आया। रीचर ने कहा, आखिर तुम लोग सोच क्या रहे थे? कुछ सामान ढोने वाले लोगों को 110वीं मिलिट्री पुलिस के बंदों से लड़ा रहे थे? ऐसे कैसे चलेगा भाई? हम लोग तीनों मैच जीत चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बैटिंग की प्रैक्टिस चल रही है और अब सिर्फ तुम ही बचे हो। मज़े की बात है कि अब तुम अकेले रह गए हो। बताओ तो कैसा लग रहा है? वैसे मुझे लगता है कि उन लोगों को तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो सभी जानते हैं पेंटागन के लोग कैसे होते हैं। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। वैसे अगर सच पूछो तो मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मुझे उनके नाम बता दो और सीधे फोर्ट ब्रैग चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। उधर से कोई जवाब नहीं आया और फ़ोन काट दिया गया। रीचर ने फ़ोन पिछली सीट पर उछाल दिया और तेज़ी से स्टूडियो सिटी की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी ही वो उस जगह पर पहुंच गए जहां एफिडेविट के मुताबिक बिग डॉग के वकील का ऑफिस था, लेकिन असल में उस पते पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां कोई वकील नहीं था। वहां पर एक इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने वाला बैठता था। उससे वकील के बारे में पूछताछ करने के लिए रीचर उसकी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और दरवाजे पर लगे कांच को जोर जोर से ठकठकाने लगा। दूसरी तरफ जूलियट ने रोमियो को फ़ोन लगाया, क्योंकि ये उसकी भी जिम्मेदारी थी। रोमियो के फ़ोन उठाते ही जूलियट बोला, श्रेगो का फ़ोन आया था। वो कहता है कि रीचर के पास रिचर्ड का फ़ोन है। इसका मतलब ये है कि उसकी गन भी उसके पास होगी। उसने ये भी बताया कि रीचर को पता चल गया है कि वो लोग फोर्ट ब्रैग से हैं और वहाँ वेयर हाउस में काम करते हैं। ओहो, ये सब उनको जादरान के कारण पता लगा होगा। उसके बारे में पता लगते ही ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान था। अब हमारे पास बस एक आखिरी आदमी बचा है, यानी अब हम लोग बहुत बुरी तरह से अनसेफ हो चुके हैं। अरे इतना भी कुछ बात नहीं है। श्रेगो अभी मौजूद है ना, लेकिन वो हमारे 3 आदमियों को मार चुके हैं। क्या तुम घबरा रहे हो? हाँ बिल्कुल घबरा रहा हूँ भाई। हम लोग ये लड़ाई हार चुके हैं। तो क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? जूलियट ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अब वक्त आ चुका है। हमें पता है कि रीचर की मंजिल क्या है। हमें श्रेगो को परमिशन दे देनी चाहिए। दूसरी तरफ रीचर और टर्नर उस आदमी की दुकान में जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उससे उस जगह के पिछले मालिक या किराएदार उस वकील के बारे में जानना चाहते थे। पहले तो उस आदमी ने नानुकुर की, लेकिन जब रीचर ने उसे $100 देने का वादा किया तो उसने उन्हें वकील के बारे में सारी जानकारी दी। वकील का पूरा नाम मार्टिन मिशेल बैलेंटाइन था। वो स्टूडियो सिटी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहता था। जिस जगह पर वो अभी थे वहाँ से उसके घर तक का बस पैदल का ही रास्ता था। 5 मिनट बाद ही वे लोग बैलेंटाइन के दरवाजे पर खड़े थे। हालांकि रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके घर की लाइटें अभी जल रही थीं। इसीलिए रीचर ने जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। ये करीब 60 साल का मध्यम आकार का एक आदमी था, जो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा था। उसके तौर तरीके ऐसे थे जैसे वो काफ़ी उदास और तनाव में हो, बिल्कुल किसी हारे हुए आदमी की तरह। उसके होठों पर एक निशान था, जो कि किसी ऑपरेशन की वजह से तो नहीं ही हुआ था। उसके पीछे रीचर को उसकी पत्नी दिखाई दी, जो कि ठीक अपने पति की ही तरह दुखी नज़र आ रही थी। हम आपसे सिर्फ 15 मिनट बात करना चाहते हैं मिस्टर बैलेंटाइन। क्या आपके इतने वक्त के लिए $100 वाजिब होंगे? रीचर ने उससे कहा। मैं अब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ सर, और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। ओह, क्या आप रिटायर हो गए हैं? जी नहीं, डिसबार कर दिया गया हूँ 4 साल पहले। देखिए मिस्टर बैलेंटाइन, असल में हम लोग एक पुराने केस के बारे में बात करना चाहते हैं। क्यों? आपको किसी पुराने केस में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि हम उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। ओह, कितना पुराना केस है? जी 16 साल पुराना। ठीक है, अंदर आ जाइए। आपकी बात सुनने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे आपके $100 चाहिए हैं या नहीं।
बैलेंटाइन ने उनको अंदर एक छोटे से लिविंग रूम में ले जाकर बैठा दिया। रीचर ने कहा, 16 साल पहले आपने हुआन रॉड्रिग्स नाम के एक आदमी का एक हलफनामा दायर किया था। उस आदमी को बिग डॉग भी कहा जाता था। ये बात सुनते ही बैलेंटाइन के चेहरे के भावों में बड़ा अजीब सा परिवर्तन आया। वो थोड़ा तन कर बैठ गया। वो आर्मी से जुड़ा हुआ मामला जो था? जी हाँ, वही आर्मी वाला केस। ओह, तो अब ज़रा असली बात बताइए, आपको इसमें क्या इंटरेस्ट है? असल में क्या है मिस्टर बैलेंटाइन, उस एफिडेविट में जहाँ पर आपको एक नाम लिखना था, वहाँ आपने मेरा नाम लिखा था। ओह, तो तुम वो आदमी हो और तुम मेरे घर पहुँच गए। हे भगवान, क्या मैं पहले ही काफ़ी नहीं भुगत चुका हूँ? तुम अभी की अभी हमारे घर से निकल जाओ। और फिर वाकई वो दोनों तभी की तभी उस घर से निकल गए। अपनी गाड़ी के पास आकर वो उसकी टेक लगाकर खड़े हो गए। टर्नर ने कहा, ओह, तो ये सारा मामला फाइलिंग सिस्टम के बारे में है। हाँ, उम्मीद है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो, रिचर्ड ने कहा। तो क्या तुम सुलिवन का इस्तेमाल करोगे इसके लिए? हाँ बिल्कुल, वो सीनियर है और फिर जैग में है। एडमंड्स की तरह वो एचआरसी में नहीं फंसी हुई है। इतना कहकर रिचर्ड फ़ोन निकालकर फिर से एडमंड्स को कॉल लगाने लगा। अध्याय 55। जब एडमंड्स ने उधर से फ़ोन उठाया तो वो नींद में थी और थोड़ी बेचैन भी। रिचर्ड सीधे काम की बात पर आते हुए बोला, आज कुछ देर पहले आपने मुझे बताया था कि मेजर सुलिवन ने आपको कहा है कि सेक्रेटरी ऑफ आर्मी के ऑफिस से रॉड्रिग्स वाले केस को जल्दी निपटाने के लिए दबाव आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये पता करें कि ये संदेश असल में सुलिवन को किसने भेजा था या फिर किस माध्यम से इस संदेश को भेजा गया था। इतनी रात गए आपने मुझे इस काम के लिए फ़ोन किया है मेजर? क्या कायदे से इसे सीधा मेजर सुलिवन को हैंडल नहीं करना चाहिए? वो किसी और काम को करने में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हैं। ये बहुत ज़रूरी काम है कैप्टन, और जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर होगा। इसलिए सुबह होते ही आप प्लीज़ अपने जानकारों से कांटेक्ट करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एडमंड्स का फ़ोन काटने के बाद रिचर ने सुलिवन का नंबर निकाला और फिर उसे फ़ोन लगाया। हेलो मेजर सुलिवन, मैं जैक रिचर बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। इस टाइम? आधी रात को? जी हाँ, या तो अभी या फिर जितनी जल्दी हो सके। मैंने अभी अभी उस वकील से बात की है जिसने बिग डॉग का एफिडेविट दायर किया था। क्या तुमने उससे फ़ोन पर बात की है? जी नहीं, आमने सामने। ये तुमने बहुत गलत किया है रिचर। हमारी बातचीत बहुत छोटी थी मेजर, और जैसे ही उन्होंने हमें वहाँ से जाने के लिए कहा तो हम तुरंत उठकर चले गए। और वैसे मेजर टर्नर भी मेरे साथ हैं। वो बराबर रैंक और बराबर कैपेसिटी वाली ऑफिसर हैं और एक इंडिपेंडेंट गवाह भी हैं। उन्होंने भी वो सारी बातें सुनी हैं। एक तरह का सेकंड ओपिनियन समझ लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपके लीगल आर्काइव्स में सर्च का ऑप्शन मौजूद है? हाँ है। तो फिर अगर मैं उसमें रीचर कंप्लेंट अगेंस्ट ये शब्द टाइप करूं तो मुझे क्या मिलेगा? वही जो आपको मिला था, वो बिग डॉग वाला एफिडेविट, या इसी से मिलता जुलता कुछ? ठीक है। क्या ये सर्च फंक्शन तेज़ है और भरोसे के लायक है? हाँ, ये सिस्टम काफ़ी तेज़ है रिचर। सर्च प्रोटोकॉल उतना स्मार्ट नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपको उन डॉक्यूमेंट्स तक तो ले ही जाता है जिनको आप ढूंढ रहे होते हैं। देखिए मेजर सुलिवन, जब मैंने ये सारी बातें उस वकील को बताईं तो मुझे पता लगा कि उसे ये केस बहुत अच्छी तरह से याद था, और उसने ये भी कहा कि वो इसके बारे में काफ़ी कुछ भुगत चुका है। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जिससे इस मामले में हुई गड़बड़ का साफ साफ अंदाज़ा हो रहा था। बिग डॉग का एफिडेविट कोई आम शिकायत नहीं थी जिसे उसने दायर किया और वो भूल गया। ये उसका रूटीन का काम नहीं था, ये एक खास केस था, और जहाँ तक मुझे लगता है इस केस का अंत बहुत ही बुरा हुआ है। वो वकील इस केस के बारे में इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बुरा पहलू हो। वो उस काम को करने के लिए अब पछता रहा था। उसने मुझसे इस तरह से बात की जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो कि अब केस के ख़त्म होने के बाद किसी का उसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कि वो ये सोच रहा हो कि क्या पहले ही इस केस को लेकर सब कुछ सालों पहले निपटाया नहीं जा चुका है। उसने जो मेन बात कही वो ये कि क्या मैं पहले ही काफ़ी कुछ नहीं भुगत चुका हूँ। तो इन सारी बातों के कारण ही मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं इस केस को लेकर उस वक्त कोई कार्रवाई तो नहीं हुई थी। हो सकता है इसी के कारण उस वकील को कोई सज़ा हुई हो, उसका पहला एथिक्स वायलेशन हुआ हो, यानी कि वो उस रास्ते की शुरुआत थी जिसका अंत
4 साल पहले उस टाइम हुआ जब उससे उसका वकालत का लाइसेंस छीन लिया गया, और इसीलिए शायद वो इस मामले को सुनते ही इतना गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसी के कारण उसकी बर्बादी हुई थी। अरे मिस्टर रीचर, मुझे ये बताइए कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपको केस के बारे में कुछ भी याद ही नहीं था। अगर आपको केस ही याद नहीं था तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्या खाक करते? अगर करते तो आपको याद रहता ना। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इस मामले में ऐसी कोई कार्रवाई हो गई थी कि वकील तक को सजा मिली थी, तो आप ये लोग दोबारा क्यों इस मामले को खोल रहे हैं? क्या सच में केस को दोबारा खोला गया है? रीचर ने पूछा। मैं अब ये फोन बंद कर रही हूँ मिस्टर रीचर। अच्छा ठीक है मेजर, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आदमी रीचर कंप्लेंट अगेंस्ट ये कीवर्ड्स कंप्यूटर पर सर्च करता है और वो बिग डॉग वाले एफिडेविट तक पहुंच जाता है, इसके बाद वो उस एफिडेविट को यूनिट के लेवल तक सिस्टम में फीड कर देता है, तो क्या होगा? यहाँ ये मानकर चलिए कि ये सब करते हुए इस बात पर पर्दा रखा जाता है कि ये मामला कितना गंभीर है। इस बार सुलेवन ने कोई जवाब नहीं दिया। रीचर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर ऐसा होता है तो ये एक कानूनी केस की तरह ही लगेगा, है कि नहीं? इसके बाद हम लोग एक फाइल बनाएंगे और इसके लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे, ये उम्मीद रखते हुए कि हमारी जो रणनीति है वो सामने वाले पक्ष की दलीलों के सामने टिक जाएगी और हम प्रोसिक्यूटर से मिलने का इंतजार करने लगेंगे। अच्छा ये तो बताइए कि क्या आप अभी तक प्रोसिक्यूटर से मिली हैं? नहीं मिली? तो ये भी तो हो सकता है मेजर कि कोई प्रोसिक्यूटर हो ही ना। हो सकता है ये सिर्फ एक तरह का भ्रम पैदा किया गया हो जो बस थोड़ी देर तक ही रहने के लिए बना हो, यानी कि उनकी प्लानिंग ये रही हो कि जैसे ही मैं आपकी फाइल देखूंगा वहां से भाग खड़ा होऊंगा। लेकिन मिस्टर रीचर, ये भ्रम नहीं हो सकता। मुझे सेक्रेटरी के ऑफिस से प्रेशर डाला जा रहा है। ये बात किसने कही आपको? हो सकता है आपको मैसेजेस आ रहे हों, लेकिन क्या आपको पक्का पता है मेजर सुलिवन कि वो कौन भेज रहा है? क्या आपको यकीन है कि बिग डॉग मर चुका है? क्या आपने उसका डेथ सर्टिफिकेट देखा था? ये कैसी पागलपन की बातें हैं रीचर? हो सकता है ये बातें पागलपन की हों, लेकिन एक बार के लिए प्लीज मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि इस केस पर सुनवाई 16 साल पहले ही हो गई थी और ये मेरी जानकारी में आए बिना हुई थी, यानी मेरा मामला कई ऐसे ही सैकड़ों मामलों में से एक था, यानी कि मेन मुद्दा किसी और आदमी का था और मेरा केस बस उसके साथ शामिल कर दिया गया था, एक क्लास एक्शन सूट की तरह। अब ये सोचिए कि हो सकता है उस वक्त उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त पॉलिसी बनाई हो जो फालतू में सरकार से पैसा ऐंठना चाहते हैं, तो इसी नीति के तहत उस वकील को सजा भी मिली हो। अगर वाकई ऐसा होता है तो हमें इसके लिए किस तरह की कागजी कार्रवाई करनी पड़ी होगी? मिस्टर रीचर, अगर कार्रवाई हुई थी तो बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ी होगी, और यकीन मानिए आप उन कागजी कार्रवाइयों के विषय में नहीं जानना चाहेंगे। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो जब मैं रीचर डिफेंस अगेंस्ट कंप्लेंट सर्च करूंगा तो मुझे क्या मिल सकता है? मुझे लगता है कि आखिरकार आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसको उन्होंने बचाव पक्ष की सामग्री के तौर पर मार्क किया होगा। एक बड़े केस में सैकड़ों पेज मिल जाएंगे। अच्छी बात है। अब ये मानिए कि अगर मैं किसी रीचर नाम के व्यक्ति को लेकर चिंतित हूँ और मैं उसे डराना चाहता हूँ और मुझे ये काम जल्दबाजी में करना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने सिस्टम में रीचर कंप्लेंट अगेंस्ट डाला और मुझे बिग डॉग वाला सर्टिफिकेट मिल गया? अब क्या ये मुमकिन है कि मैं इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हुए कि ये मामला एक बड़ी फाइल का एक छोटा सा हिस्सा भर है, इसे वापस प्रचलन में ले आया? और ये सब इसलिए क्योंकि सर्च पूरा हिस्सा सामने लेकर नहीं आता। क्या मैंने ठीक कहा मेजर सुलिवन? हाँ, थ्योरी के हिसाब से ऐसा हो तो सकता है। तो बस यही आपका काम है सुलिवन, जो आपको अभी करना है। आपको मेरी इस थ्योरी को चेक करना है और देखना है कि ऐसी कोई बड़ी फाइल है भी या नहीं। हर तरीके के टैग के हिसाब से आपको सिस्टम में सर्च करना है। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। फ़ोन बंद करने के बाद वो लोग कार में बैठे और फ्रीवे में पूरब दिशा की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ से वो उसी डाइनर में पहुँचे जहाँ रीचर की मुलाकात समैंथा डेटन से हुई थी। अंदर जाने पर उसे वही सुनहरे बालों वाली वेट्रेस दिखाई दी। रीचर ने उससे 1 कप कॉफ़ी की कीमत पूछी और फिर उससे कहा, मुझे दिन में अचानक किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया था और मैं अपनी कॉफ़ी के पैसे चुका नहीं पाया था। ये आप रख लीजिए। लेकिन आपके पैसे वो बच्ची ऑलरेडी चुका चुकी है। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप प्लीज़ उसके पैसे उसे वापस कर दीजिएगा और उसे मेरा ये संदेश भी दे दीजिएगा कि षटभुजों के बारे में मैंने उसे जो कहा था उस बात को वो ध्यान में रखे।
बाहर आने के बाद उन्होंने पास में ही मौजूद एक मोटेल में एक कमरा किराए पर ले लिया। रीचर ने अंदाज़ा लगाया कि फ़िलहाल उसके पास सोने के लिए 4 घंटे हैं। वो जानता था कि वर्जीनिया में एडमंड्स अपनी पूरी जान लगा रही होगी ताकि जल्द से जल्द जानकारी इकट्ठा करके उसे फ़ोन कर सके और उसकी भी नींद खराब कर सके, और उसका फ़ोन आने से पहले वो कुछ देर सोना चाहता था, इसलिए वो सो गया। अध्याय 56। एडमंड्स का पहला फ़ोन सुबह के 2 बजे आया। उसने बताया, आपने पहले मुझे जेसन कैनेथ रिचर्ड और श्रेगो नाम के बंदों के बारे में पूछा था ना? क्या आपके पास पेन है? नहीं, रीचर ने कहा। तो फिर ध्यान से सुनिए। ये दोनों भी फोर्ट ब्रैग की उसी कंपनी में तैनात हैं जिसमें पहले वाले 2 थे। वहाँ एक स्क्वाड में 3 टीमें हैं और ये चारों एक टीम के मेंबर्स हैं। एजरा नन श्रेगो स्टाफ सार्जेंट है और टीम लीडर भी। ये 36 साल का है। इसके दादा दादी हंगरी के थे। वो इस यूनिट में जंग शुरू होने से पहले से ही है। 5 साल तक वो अफगानिस्तान में आता जाता रहा था, लेकिन उसके बाद से वो यहीं पर तैनात है। उसके कानों को क्या हुआ था? उसे बंधक बना लिया गया था तालिबान द्वारा। 3 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला था। ओह, तो उन्होंने उसकी गर्दन क्यों नहीं काटी? शायद उसी कारण से जिसके चलते हमने ईमल जादरान को गोली नहीं मारी। वहाँ भी तो नेता रहते ही हैं ना। अच्छा ठीक है, ये हुआ कब था? 5 साल पहले। और तब से उन्होंने उसे हमेशा के लिए यहीं रहने का ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद वो कभी अफगानिस्तान नहीं गया। ठीक है कैप्टन एडमंड्स। फ़ोन बंद करने के बाद टर्नर बोली, मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। जिन लोगों ने उसके कान काट दिए और उसे टॉर्चर किया, वो उन लोगों को ही हथियार क्यों बेचेगा भला? अरे वो सौदे थोड़ी ही करता है। वो तो बस इस मशीन का एक छोटा सा पुर्जा है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि वो इस बारे में क्या सोचता है। उनको उसके विचारों की नहीं बल्कि उसकी ताकत की ज़रूरत है। हाँ, ये तो है। खैर चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वो लोग फिर से सो गए। दूसरी तरफ जूलियट ने रोमियो को फ़ोन मिलाया क्योंकि कुछ जिम्मेदारी उसकी भी बनती थी। रोमियो ने फ़ोन उठाया तो जूलियट बोला, श्रेगो ने उनकी कार ढूंढ ली है। वो बर्बैंक एयरपोर्ट के साउथ की तरफ एक मोटेल में खड़ी है। ओह, वैसे मुझे भी तुम्हें ये बताना है कि लीगल आर्काइव में कुछ हरकत देखी जा रही है। एक आदमी जिसके पास जैग का एक्सेस है, इतनी रात गए कुछ ढूंढ रहा है। कहीं ये कैप्टन एडमंड्स तो नहीं है? नहीं, वो तो HRC के सिस्टम में चीज़ें ढूंढ रही थी। अभी 1 घंटा पहले उसने रिचर्ड और श्रेगो के बारे में जानकारी हासिल की है। यानी वो लोग अब धीरे धीरे हमारे नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है वो लोग श्रेगो तक पहुंच भी जाएं, लेकिन हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे और श्रेगो के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। तुम भूल रहे हो कि ये कनेक्शन श्रेगो से नहीं, जादरान की तरफ से है, और वो कनेक्शन एक नियॉन साइन की तरह चमक रहा है। बस उसे देखे जाने की देरी है। इसीलिए श्रेगो से कहो कि वो बर्बैंक में टाइम बर्बाद ना करे और वहाँ से निकल जाए, और उसे कहो कि वो लड़की का इंतज़ार करे। अब सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है और उसे कैसे भी करके इस सारी गड़बड़ को सुबह तक सुधारना ही होगा। दूसरी तरफ एडमंड्स का दूसरा फ़ोन रीचर के पास आया सुबह 5 बजे। उसने कहा, अपडेट ये है कि मैंने सेक्रेटरी के ऑफिस या उससे जुड़े हुए ऑफिसों के कम से कम 8 लोगों से बात की है। रॉड्रिग्स या हुआन रॉड्रिग्स या डॉग या बिग डॉग के नाम से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने ना तो इस नाम को पहचाना और ना ही उनमें से कोई भी आदमी ऐसे किसी एक्टिव मामले से परिचित था। किसी ने भी मेजर सुलिवन को वो संदेश नहीं पहुंचाया था और ना ही कोई ऐसे किसी ऑफिसर को जानता था जिसने वो संदेश भेजा हो। लेकिन ये सारी जानकारी ज़्यादा पक्की नहीं है। 8 लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते, और मुझे लगता है कि 16 साल पहले की किसी शर्मनाक घटना को लोग ज़्यादा प्रचारित नहीं करेंगे। 1 घंटे में जब सब लोग ऑफिसों में आ जाएंगे तो हमें पक्के तौर पर कोई जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू कैप्टन। क्या आप ये बता सकती हैं कि एजरा श्रेगो को अफ़गानिस्तान में हुए कान वाले हादसे के बाद क्या काउंसलिंग दी गई थी? जी हाँ, उसे काउंसलिंग दी गई थी और उसने काउंसलिंग लेना स्वीकार भी किया था। इस बात को थोड़ा असामान्य माना गया था क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऐसे हादसों से निपटने के लिए सेना का तरीका ही अपनाते हैं, जो कि ये है कि चीज़ों को तब तक अपने अंदर दबा कर रखा जाए जब तक नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। लेकिन श्रेगो काउंसलिंग लेने के लिए इच्छुक था। हादसे के 3 साल बाद तक उसके अंदर गुस्से, नफरत, शर्मिंदगी की भावनाएं बहुत ही तेज थीं।
उसे घर में ही रखना एक तरह से इलाज तो था ही, लेकिन सुरक्षा के तौर पर उठाया गया कदम भी था। ऐसा समझा जा रहा था कि वो लोकल लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था बदला लेने के लिए। वो उनके साथ काफ़ी क्रूरता से पेश आ सकता था, क्योंकि उन सारे नोट्स के मुताबिक वो तालिबान से हद से ज़्यादा नफरत करता है। एडमंड से बात खत्म होने के बाद टर्नर ने फिर से अपनी शंका दोहराई। मुझे तो अब सच में लग रहा है रीचर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ऐसा आदमी उन लोगों को हथियार क्यों देगा जिनसे वो इतनी नफरत करता है? रीचर ने भी अपनी बात दोहराई। वो सिर्फ एक पुर्जा है। उसने पिछले 5 सालों से कोई तालिबानी नहीं देखा है। उसे इस काम के काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑफर किए गए होंगे तो उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। एक कहावत तो तुमने सुनी ही होगी टर्नर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बस इसी तरह से उसने अपने आप को समझा लिया होगा। और इसके बाद वो दोनों फिर से सोने चले गए। लेकिन इस बार वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं सो सके, क्योंकि 40 मिनट बाद ही एडमंड्स ने फिर से कॉल किया। रीचर के फ़ोन उठाने पर वो बोली, मैं बस ऐसे ही मज़े के लिए फोर्ट ब्रैग की तैनाती के रिकॉर्ड्स देख रही थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि ये चारों कितने टाइम से वहाँ पर तैनात थे। श्रेगो तो वहाँ शुरू से ही था, उसके बाद वहाँ रिचर्ड आया, फिर लोजानो और आखिर में बाल्डाची, जो कि 4 साल पहले की बात है। यानी पिछले 4 सालों से ही ये लोग साथ में रह रहे हैं। यानी कि उनकी टीम इस यूनिट की सबसे पुरानी टीम है। उनको एक दूसरे को जानने समझने के लिए काफ़ी टाइम मिला है। लेकिन असल में मैंने जिस काम के लिए फ़ोन किया है वो बात ये नहीं है। वो बात ये है कि 4 साल पहले उस यूनिट का एक टेम्परेरी कमांडर हुआ करता था। पहले वाला कमांडर अचानक से हार्ट अटैक आने के कारण मर गया था और इसी टेम्परेरी कमांडर ने श्रेगो की टीम को बनाया था। और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कमांडर कौन रहा होगा? रीचर तेज़ी से बोला, मॉर्गन। जी हाँ, मॉर्गन। वो उस वक्त मेजर हुआ करता था और इसके तुरंत बाद ही उसे बिना किसी साफ वजह के प्रमोशन भी मिल गई थी। लेकिन मॉर्गन को 4 साल पहले फोर्ट ब्रैग में किसने भेजा होगा? वो मैं अभी पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही पता लगेगा फिर से फ़ोन करके आपको बताऊंगी। इस बार रीचर और टर्नर आधे घंटे तक सोते रहे और फिर सुबह का चौथा फ़ोन आया। इस बार ये फ़ोन था मेजर सुलीवन का। उसने कहा, मैं 3 घंटों से आर्काइव को खंगाल रही हूँ और मुझे लगता है कि आपकी थ्योरी निशाने से थोड़ा सा चूक गई है। बिग डॉग ने जो क्लेम डाला था उसके ऊपर 16 साल पहले कोई लीगल कार्रवाई नहीं हुई थी और ना ही उसके बाद ऐसी कोई कार्रवाई हुई है। अच्छा ठीक है, कोशिश करने के लिए शुक्रिया, रीचर ने कहा। ये तो थी बुरी खबर। अब एक अच्छी खबर भी सुन लीजिए। उस केस में कोई लीगल कार्रवाई तो नहीं हुई थी, लेकिन उस मामले की बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की गई थी और ये साबित हुआ था कि वो मामला शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ जालसाजी का था। अध्याय 57। क्या आप मुझे ये बात थोड़ा डिटेल में बताएंगी मेजर सुलीवन? रीचर ने पूछा। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। असल में कोई ऐसा आदमी था जो आपके बारे में सोचता था, आपके नाम पर लगे इस दाग को साफ करना चाहता था। ये सारी की सारी मेहनत मिलिट्री पुलिस के एक ग्रेंजर नाम के कैप्टन द्वारा की गई थी। उसका पूरा नाम था डॉन ग्रेंजर। उसके सारे नोट्स एक गर्बर नाम के एमपी को दिए गए थे। ओह, लियोन गर्बर, वो तो मेरे रब्बाई जैसे थे। उनके मेरे ऊपर बहुत एहसान है, रीचर ने थोड़ा भावुक स्वर में कहा। मेजर सुलीवन ने कहा, जी हाँ, यही लगता है। उन्हीं के द्वारा ये सारा प्रोसेस शुरू किया गया था और ये बचाव बहुत ही तगड़ा था, जिससे ये लगता है कि आप उनके लिए काफ़ी महत्व रखते रहे होंगे। आपको ग्रेंजर का भी एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान लड़ा दी थी। असल में कहानी कुछ इस तरह से थी। आप लोगों के बारे में काफ़ी शिकायतें आती रहती थीं और इस बारे में आप लोगों का जो एक आम रवैया रहता था वो ये कि इनके ऊपर ध्यान मत दो और उम्मीद करो कि ये शिकायतें अपने आप दूर हो जाएंगी। कई सालों तक इसी तरह से चलता रहा था, लेकिन फिर थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हुई। आप सबके खिलाफ फाइलों में कुछ ना कुछ आरोप मौजूद थे। इनमें से अधिकतर तो बेबुनियाद थे, लेकिन कुछ में थोड़ी बहुत सच्चाई भी थी। फिर प्रमोशन बोर्ड ने यह देखना शुरू किया और उनको लगा कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। फिर इसके बाद बिग डॉग की शिकायत आई। वो काफ़ी खतरनाक थी, तो उसके बारे में बातें उठनी शुरू हो गईं। तब गर्बर को लगा कि इससे कहीं आपके ऊपर कोई आँच ना आ जाए। उन्होंने ग्रेंजर को इस काम पर लगा दिया। ग्रेंजर को इस केस में जो सबसे पहली चीज़ गड़बड़ लगी वो था बिग डॉग और दूसरा वो वकील। उसे पता था कि बिग डॉग की पिटाई से कुछ देर पहले तक आप उसके साथ थे,
और एफिडेविट में लिखी काफ़ी बातें ठीक थीं, लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि उसकी पिटाई ज़रूर किसी और ने की होगी। वो मदद के लिए एलएपीडी के पास गया, लेकिन उनके पास भी कोई पक्की जानकारी नहीं थी। फिर उसने खुद इधर उधर हाथ पैर मारे और काफ़ी जांच पड़ताल की। एक लेफ्टिनेंट से उसे इस बारे में पता चला कि रीचर के वहां से निकलने के 20 मिनट बाद ही एल सेगुंडो गैंग से 5 काले गैंगस्टर बिग डॉग के यहाँ आए थे और उसके घर के पिछवाड़े में ही उन्होंने उसकी पिटाई की थी। एक पड़ोसी ने यह सब देखकर पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस वहां पर आ गई थी और उन्होंने करीब 1 मिनट तक बिग डॉग को पिटते हुए देखा भी था। फिर उन्होंने एल सेगुंडो गैंग के उन 5 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने ही बिग डॉग को हॉस्पिटल पहुंचाया था। गैंग के लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस वालों ने थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर लिया था और उन लोगों को कुछ गंभीर चोटें आ गई थीं। इसीलिए इस घटना की रिपोर्ट को एनालाइज किया गया और यही बेहतर समझा गया कि इस मामले को दबा देना ही बेहतर रहेगा। रीचर ने हैरानी से सवाल किया, इसका मतलब जिस पिटाई के कारण मेरा नाम एफिडेविट में दर्ज किया गया था, उस पिटाई को एलएपीडी वालों ने किसी और को करते हुए देखा था? जी हाँ, ग्रेंजर ने उनकी नोटबुक्स की फोटोकॉपीज ले ली थी और हमारे आर्काइव में वो अभी भी मौजूद हैं। बिग डॉग ने अपना काम करने के लिए एक बहुत ही हिम्मत वाले वकील को ढूंढा था। उनकी पहले की प्लानिंग थी एलएपीडी पर मुकदमा करने की, लेकिन एलएपीडी वाले उस मामले को पहले ही दबा चुके थे। अब बिग डॉग इस मामले से पैसे कमाना चाहता था और इसीलिए उसने अपने वकील से सलाह की और वकील ने उसे कहा कि वो उसी दिन उससे मिलने आए मेजर रीचर के ऊपर ये दावा ठोक दे। ग्रेंजर को इस केस को सुलझाने के लिए काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ी। वो जैग में एक आदमी को जानता था जो कि बार एसोसिएशन में किसी आदमी को जानता था। इन दोनों ने मिलकर उस वकील पर प्रेशर डाला और उसे व्यावसायिक रूप से नुकसान पहुंचाया। फिर ग्रेंजर ने उससे एक हलफनामा लिखवाया जिसमें ये कसम खाई गई थी कि उसका पहले दायर किया हुआ हलफनामा झूठा था। ग्रेंजर ने गवाह के रूप में उस पर खुद भी साइन किए और ये नकली हलफनामे के बाद वाले स्लॉट में ही था। इसके बाद ग्रेंजर ने उस वकील का होठ भी फाड़ दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेजर सुलिवन कि मैं इस काम के लिए किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरे $30 वापस करके, मेजर सुलिवन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। रीचर के सिर से एक बड़ा भारी बोझ सा उतर गया था क्योंकि उसके ऊपर लगाए गए 2 अभियोगों में से एक अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। अब तक सुबह भी हो चुकी थी। नहा धोकर वो दोनों तैयार हुए और मोटेल से बाहर निकल आए। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम तब अचानक ठिठक कर रुक गए जब उन्होंने उसके ऊपर 3 शब्द लिखे हुए देखे। गाड़ी पर जमी धूल में उंगली से ये शब्द लिखे गए थे, लड़की कहाँ है। अध्याय 58। समैंथा डेटन हमेशा की तरह जल्दी उठ गई थी। सीढ़ियों से उतरकर वो नीचे की तरफ आई और उसने लिविंग रूम की खिड़की से बाहर नजर मारी। फिर नहा धोकर वो तैयार हुई। फिर उसने एक बार फिर से बाहर की तरफ नजर मारी। अब वो वक्त होने वाला था जिसे वो 0 आवर कहती थी। दिन में 2 बार सफ़ेद कॉम्पैक्ट गाड़ी वहां से चली जाती थी। हमर और चार्जर 4 बार आपस में जगह बदलती थी और इनकी इसी तरह की अदला बदलियों के बीच में 20 मिनट का अरसा एक ऐसा ज़रूर होता था जब उस गली में कोई भी निगरानी नहीं कर रहा होता था, यानी 0 एजेंट्स। और इसीलिए समैंथा ने उसे नाम दिया था 0 आवर। और फिलहाल गली में बाहर नज़र डालने पर समैंथा ने यही पाया था कि आज का 0 आवर शुरू हो चुका था। वो घर के बाहर निकली और अपने नीले दरवाजे को बंद करके नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ रीचर ने अपने पहले वाले तर्क पर फिर से विचार किया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, श्रेगो हमारे साथ खेल रहा है। वो हमें बाहर निकालना चाहता है। ये बस उसकी एक चाल है और इसीलिए अब हम इस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बरबैंक एयरपोर्ट पर जाकर दूसरी गाड़ी लेंगे। करीब 1 घंटे के अंदर श्रेगो उसके बारे में भी जान जाएगा, लेकिन उस 1 घंटे का हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने अपनी रेंज रोवर को रेंटल के बाहर ले जाकर फुटपाथ पर टो जोन में खड़ा कर दिया और फिर रिसेप्शन डेस्क पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन्होंने बाल्डाची के क्रेडिट कार्ड और लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए एक सेडान किराए पर ली। ये एक सफ़ेद रंग की फोर्ड थी। अब उनकी मंजिल थी वाइनलैंड एवेन्यू में समैंथा डेटन का वो मोहल्ला। टर्नर ने रीचर को चेतावनी जैसे देते हुए कहा, हम वहाँ सिर्फ एक चक्कर मारेंगे।
धीमी स्पीड रखते हुए हम लोग गली के एंड तक जाएंगे। बीच में कहीं रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमें वहाँ कुछ गड़बड़ दिखाई भी देती है तो हम गली के आखिर तक बिना रुके हुए जाएंगे। आखिर में पहुंचकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। घर के आगे हमें किसी भी हालत में फंसना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये श्रेगो किस चक्कर में है। हाँ ठीक है मैम, रीचर ने कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी गली का चक्कर भी लगाया और हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से चेक भी किया, लेकिन उन्हें ना तो वहां कोई गड़बड़ दिखाई दी और ना ही श्रेगो का कोई नामो निशान दिखाई दिया। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद वो नाश्ता करने के लिए चले गए। दूसरी तरफ रोमियो ने जूलियट को फ़ोन लगाया और कहा उन्होंने एक नई गाड़ी किराए पर ले ली है, सफ़ेद रंग की फोर्ड, बरबैंक एयरपोर्ट से। क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब तक तो वो जान गए होंगे कि वो हमारी नज़रों से छुपकर रह ही नहीं सकते। वो हमसे नहीं, FBI और मिलिट्री पुलिस से छिप रहे हैं। गाड़ी बदलना एक अच्छी रणनीति है। क्या ये उनकी नई गाड़ी पक्का एक सफ़ेद फोर्ड है? मैं अभी श्रेगो को बताता हूँ। क्या उसने काम को आगे बढ़ाया है? पता नहीं, उसने अभी तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। रोमियो ने जूलियट को बीच में ही रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको। बाल्डाची के कार्ड से कुछ पैसे खर्च हुए हैं। लॉन्ग बीच में मौजूद उस बुजुर्ग ने रेंज रोवर के दूसरे दिन का किराया अभी अभी काटा है। इसका मतलब है कि उन्होंने गाड़ी बदली नहीं है, उन्होंने एक और गाड़ी ले ली है। और इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि वो लोग अब अलग अलग होकर काम कर रहे हैं। तो अब ये पक्का श्रेगो को घिरने की कोशिश करेंगे। हमें तुरंत उसे ये बात बतानी होगी। दूसरी तरफ रीचर और टर्नर समैंथा से मिलने की उम्मीद में कोच डाइनर पहुंच गए। वहां उन्होंने नाश्ता करने में अच्छा खासा वक्त लगाया, लेकिन समैंथा उनको वहां दिखाई नहीं दी। सुनहरे बालों वाली वेट्रेस तो वहां पर नहीं थी, लेकिन गहरे भूरे बालों वाली वेट्रेस और आर्थर दोनों वहीं पर थे। उनसे समैंथा के बारे में पूछने पर उन्हें पता चला कि आज वो नाश्ता करने वहां नहीं आई थी, क्योंकि उसके 2-3 ठिकाने और थे जहां वो खाना खाने जाया करती थी। बाल्डाची के पर्स में मौजूद कैश से उन्होंने डाइनर का बिल चुकाया और बाहर आ गए। अब वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर इधर उधर बेमतलब भटक रहे थे कि शायद समैंथा की कोई झलक उन्हें कहीं मिल जाए। तभी रीचर का फ़ोन बजा। ये कैप्टन एडमंड्स वर्जीनिया से बात कर रही थी। उसने बताया, मुझे श्रेगो की एक 5 साल पुरानी फाइल मिली है। उसे मिडल ईस्ट से बाहर रखने के फैसले से काफ़ी विवाद पैदा हुआ था। हम लोग वहाँ पर 2 लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और हमें लोगों की कमी पड़ रही थी। कई लोगों को उनकी मर्जी के बिना ही वहाँ भेजा जा रहा था। नेशनल गार्ड के लोग भी कई सालों से वहाँ पर थे, और ऐसे में एक ऐसे आदमी को तनख्वाह देना जिसे ना इराक भेजा जा सकता था और ना अफगानिस्तान, लोगों को काफ़ी अजीब लगा था। वो उसे निकाल देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो अपने मामले की पैरवी दया के आधार पर कर रहा था, तो उसकी बात एक बार तो सुनी जानी ही थी। ये बहस आखिरकार HRC के सबसे बड़े ऑफिसर्स तक पहुंची थी, यानी कर्मचारियों के लिए जो असिस्टेंट डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ थे। ये मामला उन तक गया था और उन्होंने श्रेगो के फेवर में फैसला सुनाया था। यही असिस्टेंट डेप्यूटी चीफ टेम्परेरी कमांड्स की नियुक्ति का काम भी देखता था, और यही वो आदमी था जिसने 1 साल बाद मॉर्गन को फोर्ट ब्रैग में अपॉइंट किया था। अरे वाह, ये तो बड़ी मज़ेदार खबर है, रीचर ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। श्रेगो के ऊपर उसका एहसान था और मॉर्गन उसका एक मोहरा था। बढ़िया, उसका नाम क्या है? क्रू स्कली। ये कैसा अजीब सा नाम है। वो न्यू इंग्लैंड के एलीट क्लास से है। उसका प्रमोशन हो गया था। अब वो खुद भी डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बन चुका है। और वो क्या काम संभालता है? कर्मचारियों का, HRC का निरीक्षण करता है। टेक्निकली कहूँ तो मेरा बॉस है। अच्छा, मॉर्गन को इस वीक 110वें यूनिट में किसने भेजा था? मेरे ख्याल से इस स्कली के सेकंड इन कमांड ने। ओके, क्या आप इस चीज़ को मेरे लिए पक्के तौर पर पता लगाकर बता सकती हैं? और ये भी कि क्या स्कली के पास होमलैंड के सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस है या नहीं? ठीक है, मैं पता करके बताती हूँ। दूसरी तरफ जूलियट ने रोमियो को फ़ोन मिलाया, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियाँ उसकी भी थीं। फ़ोन उठाते ही वो रोमियो से बोला, श्रेगो ने मुझे बताया है कि वो लोग अलग अलग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। उसने उस जगह को देखने का फैसला किया था जहाँ से उन्होंने गाड़ी किराए पर ली थी। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि रेंज रोवर को टो करके ले जाया जा रहा था। ओह, ये तो उन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी की। एक कार का इस्तेमाल करने से वो बंध जाएंगे और हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। अरे नहीं, वो बात नहीं है।
रेंज रोवर जो थी वो बाल्डाची के क्रेडिट कार्ड पर किराए पर उठाई गई थी। अब हमें गाड़ी टो करने की फीस भी देनी होगी और रोज का किराया भी देना होगा। ऐसा करके वो लोग हमें चिढ़ा रहे हैं। ओह अच्छा, श्रेगो ने और क्या देखा? लड़की का कुछ पता चला? हाँ, वो नज़दीक ही है, घर से बाहर आ चुकी है और इधर उधर टहल रही है। श्रेगो मौका मिलते ही अपना काम कर देगा। ठीक है। और फ़ोन बंद हो गया। दूसरी तरफ रीचर और टर्नर अपनी गाड़ी में उन्हीं ब्लॉक्स के इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी समैंथा का नामो निशान भी नज़र नहीं आया। तब रीचर ने सुझाया कि वो लोग लंच के लिए फिर से कोच डाइनर में चलते हैं। हो सकता है वो इस बार लंच के लिए वहाँ पर आ जाए। और जैसे ही वे लोग डाइनर के सामने पहुँचे तभी उन्हें सड़क पार करते हुए समैंथा नजर आई। अध्याय 60। गाड़ी पार्क करके रीचर और टर्नर डाइनर में दाखिल हुए। वो सुनहरे बालों वाली वेट्रेस अब वापस आ चुकी थी और उसने अपनी उसी फीकी मुस्कान के साथ उन दोनों का स्वागत किया। रीचर ने दाईं तरफ वाले बूथ में बैठने की इजाज़त मांगी और वेट्रेस ने उन्हें वहां जाने का इशारा किया। समैंथा अपनी उसी कुर्सी पर बैठी थी और उसी तरह शीशे में से उनको देख रही थी। रीचर ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आकर बैठ गई। रीचर ने टर्नर और समैंथा का आपस में परिचय करवाया। बच्ची ने उससे हाथ मिलाया और बोली, क्या आप इनकी असिस्टेंट हैं? नहीं, मैं इनकी कमांडिंग ऑफिसर हूँ। वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। कौन सी एजेंसी? मिलिट्री पुलिस। ऑसम। और बाकी के लोग कौन हैं? देखो सैम, मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, टर्नर ने थोड़ा फिल्मी स्टाइल में कहा। ये सुनकर बच्ची हंस पड़ी। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसे अभी मिलिट्री और बड़ी बड़ी एजेंसियों के अंदर की बातें पता चल रही थीं। वो एक ऐसी औरत से बात कर रही थी जो एक कमांडिंग ऑफिसर थी और ऊपर से वो लोग उससे हंसी मजाक भी कर रहे थे। उसने इतना कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने टर्नर से पूछा, अच्छा आप मुझे ये तो बता सकती हैं ना कि जो आदमी वहाँ पर आने वाला है क्या वो मिलिट्री का है और उसे वकील की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, या फिर उसके वकील का कोई पंगा हो गया है? क्या वो जासूस है? रीचर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम ये बताओ कि क्या तुमने हाल फिलहाल में किसी नए आदमी को देखा है या कोई और ख़ास बात? हाँ, बस वो जो कटे कान वाला आदमी है वो आज अपनी गाड़ी में अकेला ही नज़र आया था। हो सकता है उसका साथी बीमार पड़ गया हो। तुमने उसे कहाँ देखा? वो वाइनलैंड से अपनी गाड़ी में आया था। मैं उस वक्त कॉफ़ी शॉप में नाश्ता कर रही थी, उसी दुकान में जो वकील के ऑफिस के बगल में है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वकील इन तीनों में से किसके लिए काम कर रहा है। क्या वो मेरे पड़ोसी के लिए कर रहा है या फिर उस सैनिक के लिए या फिर दोनों के लिए? अभी वो सब छोड़ो सैम, ये बताओ कि क्या उस कटे कान वाले आदमी ने तुमको घर से बाहर जाते देखा था? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या उसने तुम्हें कहीं और देखा था? क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा था? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। देखो, तुम्हें उससे बचकर रहने की ज़रूरत है। हाँ, मैं जानती हूँ, आपने कल भी मुझसे यही कहा था, लेकिन मैं हमेशा के लिए घर में कैद थोड़े ही रह सकती हूँ। टर्नर ने उससे सवाल किया। सैम, ये बताओ, तुम लोग उस घर में कब से रह रहे हो? हमेशा से। मेरा मतलब, मुझे कोई ऐसा दूसरा घर याद नहीं है जहाँ हम पहले रहते रहे हों। मुझे तो पूरी तरह से इस बात का यकीन है कि मैं उसी घर में पैदा हुई थी। क्या तुम्हें कभी कार में भी रहना पड़ा? ये तो बड़ा ही अजीब सा सवाल है मैम। अरे, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम हमें बता सकती हो। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनको कार में रहना भी नसीब नहीं होता। मुझे आपकी बातों के मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं। क्या मैं किसी तरह की मुसीबत में हूँ? नहीं सैम, तुम किसी तरह की मुसीबत में नहीं हो। हम बस कुछ चीज़ों को चेक कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? क्या मेरी माँ किसी मुसीबत में है? इस बार जवाब रीचर ने दिया। नहीं, कोई मुसीबत में नहीं है। यानी तुम्हारी गली का कोई भी आदमी किसी भी मुसीबत में नहीं है। ये सब जांच किसी दूसरी वजह से हो रही है, किसी दूसरे आदमी के कारण। क्या वो मेरी माँ को जानता है? ओह माय गॉड, क्या आप लोग हमारे ऊपर नज़र रख रहे थे? क्या वो जो आदमी आने वाला है वो मेरी माँ से मिलने के लिए आने वाला है? अरे भाई, एक बार में एक सवाल पूछो बच्ची। ये बताओ, क्या तुम्हारी माँ का नाम कैंडिस डेटन है? जी हाँ। ओह, अगर ऐसा है तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। क्यों? क्या वो कोई अपराधी हैं? नहीं, पर्सनल कारण से मिलना चाहूँगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ही वो आदमी हूँ सैम, जिसका इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। आप? हाँ, मैं।
लेकिन आप तो मेरी माँ को नहीं पहचानते हैं। मेरा भी यही ख्याल है सैम, लेकिन उन लोगों को ये लगता है कि अगर हम दोनों की मुलाकात होती है तो या तो वो मुझे पहचान जाएंगी या मैं उनको पहचान जाऊंगा। नहीं मिस्टर रीचर, ना तो वो आपको पहचानेंगी और ना ही आप उनको पहचान पाओगे। ये बात तुम कैसे कह सकती हो सैम? मेरा यकीन कीजिए मिस्टर रीचर, मैं जो कह रही हूँ वो सही है। मैं आपको साफ तौर पर बता सकती हूँ कि ना तो आप मेरी माँ को जानते हैं और ना ही मेरी माँ आपको जानती है। ये सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने आज से पहले मुझे कभी नहीं देखा है, लेकिन हम लोग कई साल पहले की बात कर रहे हैं, जब शायद तुम पैदा भी नहीं हुई होंगी। अरे मिस्टर रीचर, ये बताइए कि उन लोगों के अनुसार आप उनको कितनी अच्छी तरह जानते थे, इतनी अच्छी तरह कि हम लोग एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते। तब तो मेरी बात मान जाइए, आप पक्का उनको नहीं जानते। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा सैम। ठीक है, मैं थोड़ा खुल के समझाती हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पर रोज़ खाना खाने क्यों आती हूँ? क्योंकि शायद तुम्हें यहाँ का खाना पसंद होगा इसलिए? जी नहीं, मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ खाना फ्री में मिलता है, क्योंकि मेरी माँ यहाँ पर काम करती है। वो अभी वहाँ सामने खड़ी है, वो सुनहरे बालों वाली वेट्रेस। आप आज 2 बार उनके सामने से गुजरे थे और आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और ना ही मेरी माँ ने। यानी आप लोग कभी भी एक दूसरे को जानते नहीं हो सकते। अध्याय 61। रीचर ने एक गहरी नज़र सामने काम करती दिखाई दे रही उस वेट्रेस पर डाली। वो उसे बिल्कुल नहीं पहचानता था। उसने बच्ची से सवाल किया, क्या तुम्हारी माँ कभी कोरिया गई थी? जी नहीं। आपको पता है, वो जो इतना दुखी रहती हैं, इतने टेंशन में रहती हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वो लॉस एंजलिस काउंटी से जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बाहर निकली हैं, और वो भी तब जब उनका बॉयफ्रेंड उनको वेगास तक लेकर गया था, और उस वक्त भी वो होटल के पैसे तक नहीं दे पाया था। मेरी माँ के पास तो उनका पासपोर्ट तक नहीं है। क्या तुम्हें पक्का पता है? जी हाँ, वो यहाँ पर एक इल्लीगल इमिग्रेंट है। उनके पास किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। रीचर को कोई जवाब नहीं सूझा। तभी आर्थर रीचर के पीछे इस तरह से आया कि वो उसकी नज़र में आ सके। उसने आकर सैम के कान में कुछ कहा, लेकिन उसके बोलने का तरीका कुछ ऐसा था कि रीचर समझ चुका था उसने सैम से क्या कहा था। उसने कहा था, इन दोनों से एक सज्जन अकेले में कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर सैम खुशी खुशी अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो गई। उसके लिए ये मामला अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। एक और सीनियर एजेंट की एंट्री सीन में हो रही थी। आर्थर वापस चला गया और उसके पीछे पीछे सैम भी। उनके जाते ही एक छोटे कद का तगड़ा आदमी बड़े ही फुर्ती से अंदर आया। उसके चेहरे और आंखों में जीत की चमक थी। ये था वारंट ऑफिसर पीट एस्पिन। अंदर आते ही वो रीचर से बोला, मुबारक हो, आप उस बच्ची के पिता नहीं हैं। हाँ, ये बात तो अब साफ हो चुकी है, रीचर ने कहा। मैंने तो ऐसे ही कंफर्म करने के लिए चेक किया था मिस्टर रीचर। स्टेट डिपार्टमेंट के हिसाब से मिस डेटन के पास कभी भी पासपोर्ट नहीं था और वो कभी भी कोरिया नहीं गईं। ये पता लगते ही जब मैंने इस मामले की ढंग से जांच की तो पता लगा कि वो वकील इंटरनेट पर सामान बेच रहा है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहें और उस पर जो कुछ भी लिखना चाहें वो बनाकर आपको दे देगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स अक्सर 2 तरह के होते हैं, एक तो सिर्फ कागजी और दूसरे सच लगने वाले। इस मामले में सच लगने वाले का मतलब ये होगा कि एक असली औरत होगी, एक असली बच्चा होगा और एक असली बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी भी होगी। और ये काम यहाँ सिर्फ यही एक वकील नहीं कर रहा है, हर कोई इस काम में लगा है। काफ़ी फल फूल रहा है ये धंधा आजकल। इनके पास काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री रहती है। आपको किसी भी तारीख में पैदा हुए बच्चे की तलाश हो तो ये लोग उसे ढूंढ कर दे देते हैं। ओह, और ये एफिडेविट बनवाया किसने था? उसने अपना नाम रोमियो बताया था, लेकिन उसने पैसे असली दिए थे। ये पैसे कैमन आइलैंड से भेजे गए थे। जिस दिन मेजर टर्नर को अरेस्ट किया गया था उसी सुबह इसे खरीदा गया था। ये एक इंस्टेंट सर्विस है। इन लोगों के पास इसके लिए टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आपको बस उनको नाम, तारीख और जगह बतानी होती है और बाकी काम वो लोग मिनटों में कर देते हैं। जो लिखा जाना है आप उसे भी अपलोड कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर पर बनाए जाते हैं और ईमेल से आ जाते हैं। देखने में ये एक फ़ोटोकॉपी की तरह लगते हैं। कैंडिस डेटन को उसकी बेटी के जन्म की तारीख की वजह से चुना गया था। वो वकील यहाँ खाना खाने आता था तो इसलिए वो उसे जानता था। साइन करने के लिए उसे $100 मिले थे। तो इन सारी बातों को देखते हुए आप इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हैं। लेकिन एस्पिन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे कसूरवार बनाया ही क्यों गया? इसका कोई जवाब है आपके पास? इस रोमियो नाम के आदमी ने ये एफिडेविट खरीदा क्यों था
और असल में ये रोमियो है कौन? एस्पिन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब आगे क्या होगा? टर्नर ने पूछा। मैं आप दोनों को गिरफ्तार करने आया हूँ। लेकिन रीचर के तो दोनों केस अब सुलझ चुके हैं। बिग डॉग वाला केस भी खत्म हो चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ मिस टर्नर, लेकिन डायर की उस जेल में कदम रखने के बाद से लेकर आज तक हमारी जानकारी के हिसाब से रीचर सैकड़ों कानून तोड़ चुके हैं, जैसे किसी कैद आदमी को जेल से भगाने से लेकर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड तक। और कई ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जिनके बारे में अभी तक हमें पता ही ना हो। रीचर ने फिर से बीच में टांग अड़ाई। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया एस्पिन, कि रोमियो ने वो एफिडेविट क्यों खरीदा और बिग डॉग वाले केस को फिर से उठाने के पीछे उसके पास क्या कारण हो सकता था। उनको 2 नकली एफिडेविट्स की जरूरत क्यों थी? उनका मकसद क्या था? एस्पिन थोड़ा दबे स्वर में बोला, इसका एक ही कारण हो सकता है। रोमियो ये चाहता होगा कि आप वहां से भाग जाएं, क्योंकि आप मेजर टर्नर वाले मामले में दखल दे रहे थे। तो अगर वाकई ऐसा है एस्पिन, तो इससे मेजर टर्नर के केस के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है कि वो भी मेरी ही तरह बेकसूर है और उसे भी जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? देखिए मिस्टर रीचर, मुझे आप दोनों को वापस लाने के ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा इसमें जो भी करना होगा वो मेरे सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो एस्पिन। इतना तो तुम समझ ही चुके हो कि यहाँ किसी को फंसाया जा रहा है। तुमने अभी मुझे बताया कि रोमियो के पास कैमन आइलैंड्स में पैसे हैं, तो साफ है कि मेजर टर्नर का अकाउंट उसी ने वहां पर बनाया है। ये एक ताश के पत्तों का महल है जो बहुत जल्दी ही ढहने वाला है। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमें हथकड़ी पहनाकर वापस ले जाओ, या फिर दिमाग लगाओ और ये सोचो कि जब ये केस सुलझेगा तो तुम खुद को किस तरफ देखना चाहोगे। मैं तुम्हें तरक्की पाने का एक बहुत अच्छा मौका ऑफर कर सकता हूँ, एक मेडल मिलने लायक काम का भरोसा, क्योंकि हम इस मामले की तह तक जाएंगे और इसको सुलझाने का सारा क्रेडिट फिर तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें थोड़ा खोलकर समझाता हूँ। ये तो तुम जानते ही हो कि कर्नल मूरक्रॉफ्ट को किसी ने बेदर्दी से मारा था। ये तो अब तक तुम लोग समझ ही चुके होंगे कि ये काम मैंने नहीं किया था। तो अब अगला सवाल ये है कि ये किसने किया था। अब अगर इसके जवाब तक पहुंचकर तुम एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करते हो जिसने काफी पहले कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक बड़ा सौदा किया था, तो ऐसा करके तुम एक ऐसे केस को हमारे पॉलिटिशियंस के आगे प्लेट में सजा कर रख दोगे जो कि हर जगह हलचल मचा देगा। और फिर तुम्हारे द्वारा की गई ये गिरफ्तारी मामले को एक बहुत ही पावरफुल आदमी की तरफ घुमा देगी। तो ऐसे में तुम्हारा चर्चित होना तो लाजमी हो जाएगा। और ये सब होगा कैसे? क्या मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? हाँ एस्पिन, तुम्हें एक ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जो अपनी जगह से ड्यूटी के टाइम काफ़ी देर तक गायब रहा था। चलो मैं तुम्हें उसका नाम ही बता देता हूँ। उसका नाम है मॉर्गन। उसी ने मूरक्रॉफ्ट के पिटने का इंतज़ाम किया था। तुम उसकी निगरानी कराना और उसकी लॉन्ड्री बास्केट को चेक करना। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसने खुद मूरक्रॉफ्ट को मारा होगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो उन लोगों के इतने नज़दीक ज़रूर रहा होगा कि उस पर खून के कुछ छींटे तो गिरे ही होंगे। ऐसा उसने इसलिए किया होगा ताकि वो साफ तौर पर उस काम को होते हुए देख सके। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जिस टाइम ये घटना हुई थी उस टाइम वो अपनी पोस्ट पर मौजूद नहीं था। वो कहता है कि वो उस टाइम पेंटागन में था, लेकिन उसके गायब रहने को कई लोगों ने नोटिस किया था और कई लोग घबरा भी गए थे। पेंटागन अपने यहाँ आने वालों का रिकॉर्ड रखता है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो रिकॉर्ड चेक करने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो पेंटागन में नहीं था। ये मॉर्गन एक अलग अलग तरह के कुछ लोगों के ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसके एक कोने में 4 ऐसे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं जो फोर्ट ब्रैग में तैनात हैं, और उसके दूसरे कोने में हैं 2 डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ। तुम बहुत बड़े बड़े नाम ले रहे हो रीचर। अगर ये जानकारी गलत निकली तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है। इनमें से एक तो होमलैंड सिक्योरिटी में है और दूसरे का मुझे पता नहीं। एक का नाम है क्रूस कली और ये भी तय है कि वो काफ़ी अमीर है। दूसरे के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया अभी नहीं है। एस्पिन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मॉर्गन को पकड़ना है और तुम लोग उन दोनों पर हाथ डालोगे। हाँ, बिल्कुल सही समझे तुम। फिर टर्नर ने उसे वो सब कुछ बताया जो अब तक उन्हें पता लगा था। कैसे अफगानिस्तान में लोग कैश इकट्ठा करके उसे अजीब नंबरों वाले पिकअप ट्रकों में भरकर उसे सेना के कंटेनर्स तक ला रहे थे। कैसे वहाँ सेना के कंटेनर्स का सामान इस कैश के बदले इन ट्रकों में लादा जा रहा था। ये ट्रक फिर पहाड़ी इलाकों में लौट जाते थे और कंटेनर्स में भरे इस कैश को बड़े गुपचुप तरीके से नॉर्थ कैरोलिना में लाया जा रहा था।
यहाँ पर उसे ठिकाने लगाने के लिए उनके आदमी पहले से ही मौजूद थे। ये सब कुछ एक अफगानी आदमी की देखरेख में संभव हो रहा था, जिसका नाम पहले भी हथियारों के खरीद फरोख्त में सामने आया था, और इस ऑपरेशन से 2 डेप्यूटी चीफ काफ़ी पैसा बना रहे थे। एस्पिन ने सब कुछ सुना और फिर सोच में डूब गया। अध्याय 62। ये बहुत बड़ा जुआ है जो आप मुझसे खेलने को कह रहे हैं, एस्पिन ने कहा। देखो पीट, चीज़ें हमेशा 50-50 ही होती हैं, एक सिक्का उछालने की तरह। या तो कुछ गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है, या तो मॉर्गन कीमती है या नहीं है, या तो आप ऐसे आदमी हो जो अपना दिमाग चलाना नहीं चाहते हो, या फिर आप एक ऐसे आदमी हो जिसने काफ़ी आगे तक की बातें देख ली हैं और अब इस कारण एक और मेडल पा रहा है। यानी सिक्का उछालने का टाइम आ चुका है पीट। बोलो, क्या चुनते हो, चित या पट? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है रीचर? हम लोग वापस डीसी जा रहे हैं। तुम्हें हमें ज़बरदस्ती ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ का काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो अब यहाँ रुकने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मॉर्गन भी वहीं पर है, यानी इस खेल के सारे खिलाड़ी वहीं पर हैं। अच्छा, ये कैसा रहेगा रीचर कि आप लोग मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ? हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है पीट, लेकिन हमारे साथ सिर्फ तुम रहोगे और कोई नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे आदमियों को यहीं छोड़ दो। फोर्ट ब्रैग के 4 लोगों में से जो आखिरी वाला है वो अभी यहीं कहीं है। उसे अभी भी लगता है कि वो लड़की को उठाकर मेरे ऊपर प्रेशर डाल सकता है। मैं चाहता हूँ कि लड़की की पूरी सुरक्षा की जाए। वो भले ही मेरी बेटी नहीं है, लेकिन वो एक प्यारी बच्ची है, इसीलिए उसे नज़दीक से सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन लड़की को इस बारे में पता ना चले प्लीज़। वो इससे डरनी नहीं चाहिए। वैसे भी ये काम तुम्हें थोड़ी देर के लिए ही करना होगा, क्योंकि उसे लड़की से नहीं हमसे मतलब है, और जब हम फ्लाइट में बैठेंगे तो उसे इस बात का पता चल जाएगा। रोमियो जुगाड़ करके उस प्लेन का टिकट उसे दिलवा ही देगा। एस्पिन ने कुछ पल सोचा, फिर जैसे निर्णय लेते हुए बोला, LAX से 1.5 घंटे बाद डेल्टा की फ़्लाइट है, हम उसमें जाएंगे। तीनों बाहर निकलने के लिए उठ खड़े हुए। रीचर ने जाने से पहले अपनी फेवरेट सीट पर बैठी उस बच्ची को आखिरी बार देखा। फिर वो तीनों बाहर निकल गए। रीचर और टर्नर अपनी गाड़ी में बैठ गए। एस्पिन को कुछ काम निपटाने थे, इसलिए वो एयरपोर्ट पर उनसे मिलने का वादा करके चला गया। जब वो एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर थे तो एडमंड्स का फ़ोन आया। उसने बताया, क्रूज स्कली ने मॉर्गन को खुद ही 110वें यूनिट में भेजा था। उसने इस काम को किसी और को नहीं सौंपा था, और ये बात अजीब इसलिए है क्योंकि आमतौर पर वो अस्थायी कमांड देने वाला काम खुद नहीं करता है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात है, उसके पास होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस नहीं है। कहीं उसका कोई ऐसा दोस्त तो नहीं है जिसके पास होमलैंड का एक्सेस हो? रीचर ने पूछा। मैं इस बात की जांच पहले से ही कर रही हूँ, जैसे ही कुछ पता लगेगा तो बताऊंगी। डेल्टा टर्मिनल पर पहुंचकर उन्होंने गाड़ी को एक ऐसे लॉट पर पार्क कर दिया जो ढका हुआ था। इसके बाद गाड़ी की चाबी को उन्होंने एक कूड़ेदान में डाल दिया। वो जानते थे कि ऐसा करने से रेंटल कंपनी वाले रोमियो से किराए और रिकवरी फीस के नाम पर काफ़ी पैसे झटक लेंगे। फिर टर्नर ने रिचर्ड की ग्लॉक के अलग अलग हिस्से किए और उनको अलग अलग 4 कूड़ेदानों में डाल दिया। फिर एक गलत दरवाजे से भीतर घुसकर लंबे रास्ते से होते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। टिकट काउंटर के पीछे जब वो पहुंचे तो एस्पिन उन्हें वहां ही खड़ा हुआ मिला। उसके साथ और कोई नहीं था। रीचर ने बालडाची के क्रेडिट कार्ड से 3 फर्स्ट क्लास की टिकटें खरीदी और फिर वो लोग अगले सफ़र के लिए तैयार हो गए। अध्याय 63। बोर्डिंग शुरू होने के 20 मिनट पहले ये लोग बोर्डिंग गेट पर पहुंच गए। रीचर ने चारों तरफ नज़र मारी, लेकिन श्रेगो वहां उसे दिखाई नहीं दिया। तभी उसके फ़ोन पर फिर से एडमंड्स का फ़ोन आया। मुझे अभी अभी 75वीं मिलिट्री पुलिस ने कैंडिस डेटन वाले मामले के बारे में बताया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे आपकी बात को यूं हवा में नहीं उड़ाना चाहिए था। कोई बात नहीं मिस एडमंड्स, आप तो अपनी ड्यूटी कर रही थी बस। अच्छा मिस्टर रीचर, मैंने क्रूज स्कली के दोस्तों के बारे में पता लगाया है। उसका एक सहपाठी था जो वेस्ट पॉइंट में उसके साथ पढ़ता था, और वो अभी भी उसके काफ़ी नज़दीक है। दोनों ने एक साथ ही तरक्की भी ली थी। फिलहाल वो आदमी इंटेलिजेंस में सेना का डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है। ये लोग जॉर्ज टाउन में एक दूसरे के नज़दीक ही रहते हैं, और वो एक ही सोशल क्लब के मेंबर हैं, जिसमें कई एक्सक्लूसिव क्लब भी शामिल हैं। क्या ये दोनों अमीर हैं? हाँ, ये काफ़ी अमीर हैं। कई $1 मिलियन तो कम से कम इनके पास होंगे ही। अच्छा, उस दूसरे आदमी का नाम क्या है? उसका नाम है गैब्रियल मॉन्टेग। वैसे मैं आपको ये बता दूं रीचर कि आप बहुत बड़े लोगों के पीछे पड़े हैं। ये लोग काफ़ी ताकतवर हैं, और जहाँ तक मुझे पता है आपके पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। हम जल्दी ही वापस लौट रहे हैं मिस एडमंड्स, और हमारे साथ एक ऑफिसर एस्कॉर्ट के रूप में भी आ रहा है। आप मेजर सुलिवन से भी कहिएगा
कि अब तक जो भी हुआ है उन सारी चीज़ों को रफा दफा करने के काम को जल्दी से निपटा लें। उनके पास 6 घंटे का टाइम है। ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगी। तीनों जाकर प्लेन में बैठ गए। प्लेन के उड़ान भरने के बाद पीट ने कहा, देखो रीचर, अगर मुझे मॉर्गन के खिलाफ वारंट निकलवाना है तो उससे पहले वो लोग मुझसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ ना कुछ तो जानना ही चाहेंगे। इसलिए प्लेन के उतरने से पहले तक तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी कहानी तैयार कर लो, वरना ये काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, जो भी जानकारी तुम्हारे पास आती है उसे तुम्हें मुझसे शेयर करना होगा। हाँ बिल्कुल पीट, जानकारी शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी अभी कैप्टन एडमंड्स ने हमें फ़ोन करके बताया है कि क्रूस कली का एक नज़दीकी दोस्त है जिसका नाम गैब्रियल मॉन्टेग है। वेस्ट पॉइंट तक ये लोग साथ साथ ही थे। और ये गैब्रियल मॉन्टेग है कौन? वो इंटेलिजेंस के लिए सेना का डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है। ये तो सबसे ऊपर वाली पोस्ट है रीचर। हाँ है। तुम्हारे पास कोई सबूत है उसके खिलाफ? हाँ है तो सही, लेकिन ना तो तुम और ना ही मेरी वकील उस सबूत को मानने वाले हो। क्यों, ऐसा क्या सबूत है? वो सबूत है विलियम शेक्सपियर। उसने रोमियो और जूलियट नाम का एक प्ले लिखा था। 2 घराने हैं जिनकी समाज में एक जैसी हैसियत है। इन 2 घरानों में से जूलियट कैपुलेट थी और रोमियो मॉन्टेग था। और ये दोनों 2 ऐसे बदनसीब प्रेमी थे जो कभी एक नहीं हो पाए थे, जैसे वेस्ट साइड स्टोरी में शार्क्स और जेट्स थे। और तुम्हें ये लगता है रीचर कि रोमियो मॉन्टेग का नाम है? क्या वो इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा? नहीं, बेवकूफ़ नहीं होगा, लेकिन उसे लगता होगा कि ये बात बड़ी ही मज़ेदार है। उसे ये भी लगता होगा कि हम जैसे आम लोगों ने कभी शेक्सपियर का नाम तक नहीं सुना होगा। तुमने सही कहा था रीचर कि तुम्हारे सबूत को कोई भी मानेगा नहीं, क्योंकि ये मानने लायक है ही नहीं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये सबूत ही नहीं है। तो इसीलिए मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ रीचर, ये लोग कोई अरे गहरे नहीं हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। तुम्हें पक्की तरह से सुनिश्चित होने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा वैसा कदम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा, समझे? दूसरी तरफ रोमियो ने जूलियट को फ़ोन लगाया और उससे कहा, वो लोग वापस आ रहे हैं। इस बार उन्होंने फर्स्ट क्लास के 3 टिकट लिए हैं। ये हमारे चेहरे पर उन्होंने एक और थप्पड़ मारा है। तीसरा टिकट 75वीं मिलिट्री पुलिस के एस्पिन के लिए लिया गया है। पहले मुझे लगा था कि एस्पिन ने उनको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो रीचर उसका टिकट क्यों लेता? उन्होंने हमारे बंदों को अपने साथ मिला लिया है। मुझे तो लगता है ये एस्पिन भी उनके साथ मिल चुका है। श्रेगो एयरपोर्ट से बस 1 घंटे की दूरी पर है, जूलियट ने उसे बताया। तो उसे जल्दी करने को कहो। वहाँ से निकलने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की अगली फ़्लाइट में उसका टिकट बुक कराया गया है। वो रीचर से 2 घंटे पीछे रहेगा। लेकिन ये टाइम काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास बस एक ही आदमी बचा है। मुझे लगता है कि हम लोग पूरी तरह से हार चुके हैं। तो ये भी तो एक संभावना थी ही ना। हमें पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और हमें ये भी पता था कि हमें क्या करना पड़ सकता है। हाँ ये तो है। वैसे हम काफ़ी टाइम तक बचे रहे, और अब ये 2 घंटे का टाइम भी हम किसी न किसी तरह निकाल ही लेंगे। और इसके बाद हमको उन्हें ढूंढने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। वो हमारी तलाश में आएंगे। दूसरी तरफ फ्लाइट में उन तीनों के बीच बातचीत जारी थी। टर्नर एस्पिन को समझाते हुए कह रही थी, इस पूरे मामले में हमारे पास एक चीज़ तो फिक्स है, और वो है सामान को लाने ले जाने का प्रोसेस। ये एक तरह से 2 तरफा कन्वेयर बेल्ट की तरह है, जिससे चीज़ें लाई ले जाई जाती हैं, और ये बेल्ट कभी रुकती नहीं है। अभी देखो क्या हो रहा है कि ये खाली डिब्बे भेज रही हैं और भरे हुए डिब्बे वापस ला रही हैं, और उन भरे हुए डिब्बों में जो सामान है वो एकदम दुरुस्त है। मान लो बारकोड वाले ऐसे सॉक्स हैं जिनमें छेद हैं। मैं ये मान लेती हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो अब ये सोचो कि क्या हो कि जो खाली डिब्बे यहाँ से भेजे जा रहे हैं असल में वो खाली हों ही ना। हमें पता है कि वो कबीले वाले बारकोड लगी हुई चीज़ें नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग वो सामान ले रहे हों जो सिर्फ उनके लिए भेजा जा रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग की तरह। इसलिए फोर्ट ब्रैग के वो 4 लोग ज़रूरी थे। उन खाली क्रेट्स को भरना ही उनकी जिम्मेदारी रही होगी। लेकिन दोनों तरफ चीज़ें लाने ले जाने के लिए सिस्टम मौजूद हैं, एस्पिन ने कहा। दोनों तरफ बराबर सख्ती भी तो है, और साथ में रीचर का ये भी सोचना है कि ये काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं किया जा रहा। ऐसे में हो सकता है कि कुछ और पर्सनल कारणों से ये किया जा रहा हो सकता है वो अपने पसंदीदा ग्रुप्स को हथियार मुहैया करवा रहे हों। हो सकता है वो सोचते हों कि वो अफ़गानिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं। वैसे भी ये न्यू इंग्लैंड वाले खुद को आधे ब्रिटिशर तो समझते ही हैं। हो सकता है उन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फिल्म में दिखाए गए पुराने दिन याद आ गए हों।
लेकिन जो भी हो, ये कन्वेयर बेल्ट दो तरफा तो है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि वो लोग कुछ सामान वहाँ से बाहर ला रहे हों, ना कि अंदर ले जा रहे हों। ये सब जो सामान आ रहा है उसके साथ छिपाया हुआ हो सकता है। इसके लिए भी फोर्ट ब्रैग में लोगों का होना ज़रूरी है। उनको उस सामान को बहुत ही खुफिया तरीके से खोलना है और फिर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। लेकिन ये किस तरह का सामान होगा भला? एस्पिन ने पूछा। देखो, अगर उनका मकसद पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ये कोई पर्सनल पसंद की चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है कि ये कलाकृतियाँ हों, जैसे मूर्तियाँ या बुत, ऐसी चीज़ें जिनको तालिबान अक्सर तोड़ देता है। अगर आप एक अच्छे सज्जन पुरुष हो तो आप ऐसी चीज़ों को बचाना चाहोगे। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह है कि इस मामले में उनका जो रिएक्शन है वो किसी भी तरह आर्ट के लिए तो किया गया नहीं लगता है। एक पुरानी मूर्ति के लिए कोई किसी को मारता नहीं है। हमारे सामने दो आदमी हैं जिनके पर्सनल शौक की ऐसी चीज़ें वहाँ से मंगवाई जा रही हैं जिनको गुप्त रखना ज़रूरी है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शौक कुछ क्रिमिनल टाइप के हो सकते हैं और हो सकता है शर्मनाक भी हों। तुम्हारे कहने का मतलब है छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां या फिर अनाथ बच्चे, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग? मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं ले रही हूँ। हमें इस मामले को ईमल जादरान की नज़रों से भी देखने की ज़रूरत है। वो एक बेकार असफल आदमी था जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल भी लिया। समाज में अपने लिए थोड़ी बहुत इज्जत भी कमा ली। अब सवाल ये उठता है कि उसने ऐसा कैसे किया। किसी ने उसे एक ओहदा दिया है जिसके कारण उसे ये सारा सम्मान मिला है। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत थी और इसलिए वो जादरान के पास आए, क्योंकि एक वही था जो इस काम के लिए सही लोगों को जानता था। उसका सही जगह पर कनेक्शन था। हो सकता है बस किस्मत से ही वो लोग उसके कनेक्शन में आए हों। लेकिन किस चीज़ की खरीद फरोख्त हो रही होगी ये? एस्पिन ने पूछा। इस सवाल का जवाब हम लोग डीसी जाकर पता लगाएंगे, जब आप हमें वहाँ से गुड बाय कहकर अपने रास्ते चले जाएंगे। इसके बाद बाकी के सफ़र में वो लोग सोते रहे। फ्लाइट लैंड होने के बाद प्लेन से नीचे उतरकर रीचर ने एडमंड्स को फ़ोन लगाया। क्या तुम पता कर सकती हो कि 7 साल पहले स्कली और मॉन्टेग कहाँ पर थे? ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ, एडमंड्स ने कहा और रीचर ने फ़ोन काट दिया। अब ये खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका था। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जैक रीचर सीरीज़ के नॉवल नेवर गो बैक का 7वां और आखिरी भाग।